है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सपायरी का सत्र और बाजार में फिर बिकवाली का दबाव। आपकी क्या हो रणनीति, उस पर रहेगी खासी नजर, लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव में बाजार। निफ्टी 17,300 के करीब। इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी 250 अंक नीचे। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी। निफ्टी IT इंडेक्स 1% फिसला। FMCG ऑटो शेयरों में भी बिकवाली का सिलसिला। हालांकि रियल एस्टेट स्टॉक्स ने किया आउट परफॉर्म, आज 17% भागा मैक्रोटेक का शेयर। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जांच के लिए कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी बनाई। KV कामत, नंदन नीलेकनी, OP भट्ट इस कमेटी में शामिल। और अदानी ग्रुप कंपनियों में आज कई बड़े सौदे। अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, ग्रीन और ट्रांसमिशन में करीब 15,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स हुई। बड़े सौदों के बाद ग्रुप के सभी स्टॉक्स में आज फिर दिखी खरीदारी। YouTube के जरिए शेयरों में पंप एंड डंप का खेल करने वालों के खिलाफ सेबी का बड़ा एक्शन। शार्प लाइन और साधना के शेयर में गड़बड़ी को लेकर 55 लोगों पर कार्रवाई। एक्टर अरशद वारसी पर भी लगी रोक। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में आज मतगणना जारी। रुझानों में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की वापसी। मेघालय में त्रिशंकु सरकार के आसार। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। अब CBI चीफ की तर्ज पर होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी तय करेगी चुनाव आयुक्तों का नाम। चलिए, एक्सपायरी डे और आखिरी का 1.5 घंटा। अब हम शुरुआत करेंगे कमाई का अड्डा की। मैं यहाँ मुंबई में हर्षिता के साथ और वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ। एक बार मार्केट पर नज़र रख लेते हैं। काफ़ी वीक एक्शन और जो सुबह सोचा था उसके मुकाबले काफ़ी डिफरेंट। दिन में एक बार लगा मार्केट की रिकवर कर रहा है, लेकिन लार्ज कैप में खासतौर से ब्रूटल सेलिंग वापस। और पिछला 1 घंटा तो काफ़ी ख़राब रहा है। मिड कैप्स हालांकि फिर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन लार्ज कैप में काफ़ी सेलिंग है। IT और बैंक्स, मैं सुबह ये सोच रहा था कि IT या बैंक में ज़्यादा मतलब कम क्या गिरेगा, ज़्यादा क्या चलेगा, लेकिन दोनों गिर गए आज। तो दोनों इंडिसेस बहुत ख़राब स्थिति में। मिड कैप और स्मॉल कैप में हालांकि हल्की सी आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो हैं वो अपने क्रूशियल लेवल से काफी नीचे चल रहे हैं आज के ट्रेड में। और अनुज, आफ्टरनून मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, ये पूरा जो थर्सडे का एक्शन है वो एक दिन पहले जो वेंसडे हो जा रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कल बहुत बड़ा स्विंग था और ये सिर्फ कल का वेंसडे नहीं है, पिछले 2 हफ्तों में हमने वही होता देखा है। अब फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या वो वेंसडे का सिग्नल जो है वो पूरा धोखा दे रहा है और फिर से आपको थर्सडे को ट्रैप कर रहा है, क्योंकि आज वही हुआ है। आज फिर देखिए 17,445 तक हम पहुंचे और वहां से फिसल गई गाड़ी। अब आज क्लोजिंग के लिहाज से कि क्या कुछ सहारा मिल पाएगा और फिर से 400 के पार बढ़ेंगे, या फिर ये 300 के आसपास ही इस वीकली एक्सपायरी की समाप्ति होनी है? देखिए हर्षिता, पहली चीज़ तो ये कि आज जो हमारी सुबह की स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल गलत हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब सही होती है तो हम बोलते हैं कि देखिए एकदम सही थी। तो आज सुबह जो सोचा था उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट मार्केट ने बिहेव किया, लेकिन ये मार्केट है और इसमें जो मार्केट कह रहा है उसको आपको फिर लेना पड़ेगा, उसमें कांट हेल्प इट। अच्छा, अब एक्सपायरी है तो लेवल्स की आपने बात की, तो लेवल्स के लिए क्योंकि एक्सपायरी है, एक ऑप्शंस के आंकड़े देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। आप जरा 17,400, 350, 450 की कॉल में एक्शन देखिए। 17,400 की कॉल में 2.25 करोड़ शेयर आज ही जुड़ गए हैं। तो ये तो एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर रहने वाला है ऊपर की तरफ। नीचे अब सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट एक लास्ट रिमेनिंग सपोर्ट है 17,300 का, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर 17,300 टूटा तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट 17,255 और नीचे ले जाता हूँ मैं इसको। 17,255 रीसेंट लो था और जो मेरी एक उम्मीद थी कि एक डबल बॉटम बनाया बाजार ने और एक बजट डे लो को ब्रीच भले ही किया हो, लेकिन ये नहीं टूटेगा और इस लेवल पर बाइंग में शायद आपको फ़ायदा होगा। वो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ठीक है।
अब 17,255 मैं अभी भी कहूँगा कि अहम है। अगर वो बचा तो शायद लिव फॉर अनदर डे, शायद ये एक्सपायरी डे वोलेटिलिटी आप कह सकते हैं इसको। इसमें एक और फैक्टर मैं जोड़ लेता हूँ, 17,400 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें एक और फैक्टर मैं जोड़ लेता हूँ कि जो यूएस मार्केट है वहाँ पर एक वापस फियर फैक्टर की शुरुआत हुई है बॉन्ड यील्ड 4% जाने के बाद, खासतौर से नैस्डैक में। कल जिस तरीके से नैस्डैक गिरा था, अच्छा कल निफ्टी आईटी फॉर सम रीजन बहुत बड़ी रैली दे गया था आपको, उसकी वो मतलब आउटसाइज रैली थी, उसने काम बिगाड़ा। हाँ। उसका कोई कारण नहीं था उस रैली का आने का, और इसके लिए आज निफ्टी आईटी देखिए जबरदस्त तरीके से गिरा है। अब आइए बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी के एक्शन से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी उम्मीद थी कि यहाँ पर आज जो है आपको एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड मिलेगी, नहीं मिली वो। और शुरुआत में रैली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेड प्ले आउट होगी, नहीं प्ले हुई वो, ज़बरदस्त डिक्लाइन उसके बाद बैंक निफ्टी में। और आप ऑप्शंस के आंकड़े देखिए, 40,500, 600 और 700 तीनों में ज़बरदस्त कॉल राइटिंग इस समय। और अगेन नीचे का लेवल बचाने के लिए 40,300 बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40,300 में और 400, लेकिन 300 और ज़्यादा तरीके से ज़रूरी है बचाना। लेकिन अब अगर कोई भी बाइंग आनी है तो बिटवीन यहाँ और 17,255 निफ्टी पर, और बिटवीन यहाँ इन 40,300 बैंक निफ्टी में, अगर वो भी नहीं टिके तो फिर मैं कहूँगा कि ये जो लास्ट 2-3 दिन की जो रैली आई थी ये पूरी फेल हो गई, और मार्केट का जो लार्जर ट्रेंड था वापस वो डिक्लाइन वाला स्टार्ट हो गया। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज क्लोजिंग के लिए। लेट्स सी क्या पैन आउट करता है मार्केट पे। कुछ लास्ट 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी आती है जो हम 2:30 या 3 PM के आसपास मूव देखते हैं, या फिर फिजल आउट कर जाता है पूरा बाजार। चलिए अब वीरू, आफ्टरनून पोजीशन स्टॉक स्पेसिफिकली क्या दिख रही है, क्योंकि आज हमने देखा है फिर से एक तगड़ा शेकआउट इंडेक्स में जरूर देखने को मिला है। देखिए हर्षदा, फर्स्ट इंस्टेंस में वो आईटी था जिसने शुरुआत करी इस पूरे डैमेज की। आईटी ने, अगर आप देखें निफ्टी आईटी की, एक बार प्लीज स्क्रीन पर लेके आएंगे, निफ्टी आईटी करीब करीब 29,714, और अब इस वक्त ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ, और आज का लो था 100 डे में। और इसी से अगर आप देखें, आप स्टॉक्स को देखिए जहां पे प्राइस डैमेज हुआ है, LTTS 6.4, MCX लगभग 14%, इन्फोसिस 4.4%, TCS करीब 2.4%। ह्यूज शॉर्टिंग, मतलब अभी हम इस सीरीज के बहुत अर्ली पार्ट में हैं, लेकिन निफ्टी आईटी में डैमेज, और इन्फोसिस में तो बहुत, अगर आप देखें ज़्यादा सेलिंग है हर्षदा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, पुट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है लॉन्ग साइड पे, और शॉर्टिंग काफ़ी है डेरिवेटिव्स में। बैंक्स में एक्सिस बैंक, आज आई थिंक बैंक्स की कहानी जो खराब करी है वो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है एक्सिस बैंक पे। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे अगर आप देखें सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है बैंकिंग में, एक्सिस बैंक में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। साथ ही साथ अगर आप देखें फेडरल बैंक, HDFC बैंक, इन स्टॉक्स में भी आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, स्पेशली फेडरल बैंक और HDFC बैंक। 3.5% OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ। और साथ ही साथ अगर आप कुछ इंफ्रा स्टॉक्स को देखें, आई मीन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को, हालांकि शायद अगर आप देखें, मैं OI के लिहाज से सिर्फ एक्सप्रेस करूं तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स विजिबल हैं, 8.8, 1.4%। बस अगर एक स्पेस जहाँ पे बाजार थोड़ा सा कंफर्टेबल था वो था सीमेंट, जहाँ पे अंबुजा, इंडिया सीमेंट्स और ACC, अगेन आई थिंक इट्स अदानी ग्रुप स्टॉक्स, लेकिन यहाँ पे आज थोड़ी बहुत बैंक विजिबल है। लेकिन जहाँ तक शॉर्टिंग का सवाल है, इट्स कंप्लीटली, अगर आप देखें हर्षदा, IT एंड IT पर दरअसल आज फिर पेन देखने को मिला है। कल एक एक्सेप्शनल मूव और आज फिर से बड़ा करेक्शन। चलिए आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले हैं, तेजी और मंदी दोनों की तरफ लेकर आइए प्लीज डायरेक्टर साहब। आज दबाव में मारुति है करीब 2% नीचे, भारतीय एयरटेल में दबाव, SBI लाइफ, सिप्ला जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी देखने को मिला है। कल आपको याद होगा एस्कॉर्ट्स की हम बात कर रहे थे, सीमेंस की बात कर रहे थे, तेजी में थे काउंटर्स, लेकिन आज ये नहीं चले हैं। और मिड कैप IT में इंटेलेक्ट डिजाइन और फर्स्ट सोर्स में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। कुछ तेजी वाले काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर कोल इंडिया में 2% का इजाफा, अदानी पोर्ट, आज अदानी ग्रुप शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है, BPCL में रौनक, और मैक्रोटेक डेवलपर्स आज का स्टार परफॉर्मर साबित हो रहा है। इस पर आगे हम डिटेल में कार्यक्रम में बातचीत भी करेंगे, क्योंकि बड़ी विजिबिलिटी FY 26 से 31 के लिए कंपनी सामने पेश कर रही है, तो 16% तक का मूव उधर देखने को मिल रहा है। चलिए हमारे जानकारों को फटाफट जोड़ना शुरू करते हैं और फिर बातचीत होगी डिटेल में कि कहां पर आपका ट्रेड बनता है। आज फंडामेंटल्स के लिए अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी हमारे साथ हैं, टेक्निकल कॉल्स पर प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, स्वाति होतकर, रुचित जैन और अमित सेठ से डिटेल में बातचीत होगी। अदानी ग्रुप शेयरों में क्या हो रहा है, बड़ा एक्शन देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई है, उस पर नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया से पंप एंड डंप पर सेबी का जो बड़ा एक्शन है उसके भी हाइलाइट्स आपके लिए पेश करेंगे यतन के साथ। 2:40 पर मैक्रोटेक पर डिटेल में चर्चा होगी। ऐसा क्या है कि स्टॉक आज 16% भागा है,
क्या विजिबिलिटी है बिजनेस की ग्रोथ में आगे। और ऑफ कोर्स हर रोज की तरह 240 पर 4 का चौका, मानस से लेंगे सस्ता ऑप्शन, एफएनओ सुपरस्टार स्वाति होतकर देंगी, रुचित देंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी हैं। और आज एक्सपायरी के दिन हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के एमडी आशु मदान को भी जोड़ेंगे और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम पर भी रहेगी नजरें। ओके चलिए तो एक काम करते हैं, ट्रेड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। निफ्टी कोशिश कर रहा है 17,300 को बचाने की, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं देखते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस अब बढ़ रही है और सुबह सुबह एक्सिस बैंक ने मूड बिगाड़ा था, लेकिन अब बाकी स्टॉक्स भी ज्वाइन इन कर रहे हैं और एचडीएफसी बैंक का एक बार जरा इंटरडे लेकर आइए। एक्सिस बैंक के बाद अब एचडीएफसी बैंक का मूड बिगाड़ रहा है। इनफैक्ट डे लो पर एचडीएफसी बैंक, डे लो पर कोटक महिंद्रा बैंक, और उसमें एक और स्टॉक जोड़ दीजिए रिलायंस, जो निफ्टी का मूड माहौल ख़राब कर रहा है। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर पहले तो एक इंडेक्स पर राय हो जाए, क्योंकि आज का सबसे बड़ा मूव इंडेक्स पर ही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप आज के इस मिनी ब्रेकडाउन को, और आपकी कॉल क्या होगी इस समय? निफ्टी अब भी मुझे वीक नजर आता है। गुड आफ्टरनून टू यू। क्योंकि जो मूव था, अपमूव जो मिला वो रिएक्टिव अपमूव था। ऊपर गया था, आज लग रहा था कि शायद एक अपमूव मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, गैप डाउन खुला था। तो पॉसिबल आप ट्रेड कर रहे हैं 17,317 पर, हो सकता है 17,300 या रिसेंट लो हमने देखा है 17,280 के आसपास, वहां तक जाने की संभावना है कि वहां पर उसको टेस्ट कर सकता है। तो भी कहीं पर फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इनफैक्ट जब बैंकिंग क्षेत्र देखता हूं तो यहाँ पर जैसे कि आपने बताया एचडीएफसी बैंक और कोटक, यहाँ पर वीकनेस है। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है कोटक बैंक, वीक लगता है काफी हद तक। 1736 का कोई स्टॉक अगर चले तो इसमें लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट कोटक में होगा 1710 का, मेरे ख्याल से वीकनेस है कोटक। ओके तो कोटक में दरअसल एक वीकनेस, तो एक ट्रेड आप उस लिहाज से लेकर चलेंगे। अमित आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा वोल्टास। वोल्टास पे बहुत ही अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है, मार्केट को क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। कुछ दिनों पहले हमने वोल्टास में एक अच्छा खासा मूव देखा और उसके बाद एक पुल बैक देखा 10 डेमा पे। 3 से 4 दिनों का एक राउंडिंग कंसोलिडेशन हुआ एंड नाउ द स्टॉक इज रेडी टू क्रॉस द 200 डेमा। वन ऑफ द रेयर स्टॉक्स है मार्केट में जो इस मार्केट में भी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो वोल्टास पे एक बाई की सलाह है। 916 का इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 936 के और स्टॉप लॉस रहेगा 906 का। ये कैश के लेवल्स हैं। ओके तो ये वोल्टास पर एक ट्रेड इस समय आपको मिल रहा है। मानस आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए बिकवाली करने का ट्रेड होगा, एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करेंगे। यहाँ पर ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। 2 दिन पहले हमने उछाल देखा, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। आज गिरावट में फिर से स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक अब आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है, 1600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे की तरफ 1550, ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 1550 के टारगेट सेट करने हैं और 1580 वाला पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 17 रुपए का वहां पर आप स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करिए 35 रुपए के टारगेट के लिए। ओके एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो 1583 कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। जितने पैनल पे अगर आप देखें तो इस वक्त मेहमान हैं उनकी, प्रकाश सर की, मानस की और अमित सेठ जी की। निफ्टी 17330 और निफ्टी बैंक अगर आप देखें लोअर लेवल से हल्का सा पुल बैक आया है। अब एक दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को और वीक स्ट्रक्चर्स को पिक करना शुरू करते हैं, ट्रेड्स को लोकेट करना शुरू करते हैं। देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को थोड़ा सा किनारे रखता हूं मैं, और अगर आप कुछ गेनर्स को देखें जहां पे स्ट्रेंथ है उसमें एक आप टोरेंट पावर लेके आइए। इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। आपकी स्क्रीन पे 517 अमित जी 518 पे ये ब्रेकआउट होगा फ्लैग का। और इनफैक्ट एक और चीज़, ये सितंबर 2022 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है उसका जो रिएक्शन है शायद हमें 520 के ऊपर देखने को मिले। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस चार्ट को? जी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और इसका आरएसआई इज आल्सो वेल प्लेस्ड जैसे कि आपने कहा। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक लॉन्ग की सलाह डेफिनेटली रहेगी। 515 का इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 508 रुपए का और इसके टारगेट्स रहेंगे 530 के। ओके टोरेंट पावर यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय इनिशिएट होता हुआ। निफ्टी में थोड़ी रिकवरी 17,338 और इवन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी 40,444। तो क्लियरली थोड़ा सा मोमेंटम इस समय जो एकदम डिक्लाइनिंग था वो अरेस्ट हुआ है। और HCL टेक लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर। HCL टेक, इनफैक्ट नॉट जस्ट HCL टेक, बाकी एक आध और IT स्टॉक्स जो लोअर लेवल से थोड़ी आपको रिकवरी दिखाएंगे यहाँ पर। HCL टेक इनफैक्ट इस समय अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। मानस कोई व्यू यहाँ पर HCL टेक पर?
देखिए ये सही है कि एसएल टेक में हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है, जहां दूसरे आईटी स्टॉक्स लगातार वीक हो रहे हैं। एसएल टेक ने 3 दिन पहले 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो मेरा समझना है कि 1140 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी तक खरीदारी नहीं की है तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1140 के टारगेट सेट करें। एचसीएल टेक में भी एक अपॉर्चुनिटी है, 1140 के लिए मौका दिख रहा है। चलिए अब कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं और एक स्टार परफॉर्मर आज का है टीटागढ़ वैगन्स। आपको याद होगा सुबह में ही हम आपको बता रहे थे कि दरअसल वंदे भारत ट्रेन के लिए 200 दरअसल ट्रेन सेट्स के ऑर्डर्स दिए गए हैं। L1 में आरवीएनएल और उनका कंसोर्शियम पिक किया गया है। L2 बिडर टीटागढ़ और भेल के कंसोर्शियम को मिला है। और हमारे साथ टीटागढ़ वैगन्स के अब उमेश चौधरी साहब जुड़ गए हैं, कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी। चौधरी साहब शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। अगर आप हमें डिटेल्स दे सके, 200 ट्रेन सेट्स का ऑर्डर है, इसमें से आपके हाथ कितने लगेंगे और आपका शेयर क्या है उस पर्टिकुलर कंसोर्शियम में जो आप भेल और टीटागढ़ ने मिलकर बनाया है? जी धन्यवाद। ये जो 200 ट्रेन की जो टेंडर है, इसमें अकॉर्डिंग टू द टेंडर कंडीशंस L2 बिडर को 80 ट्रेनें दी जाएंगी और उसके साथ मेंटेनेंस की सर्विसेज की 35 साल की कॉन्ट्रैक्ट दी जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये टोटल लगभग कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो होता है करीब 25,000 करोड़ होता है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस और सप्लाई लेकर के हमारी जो एलिजिबिलिटी बनती है। और जिसमें हमारे और BHEL हम और BHEL जो है वो एक अकेली कंप्लीटली मेक इन इंडिया कंसोर्शियम है। अगर आप देखें तो बाकी जितने लोगों ने बिड किया था उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉरेन पार्टी साथ में है। RVNL के साथ भी रशियंस जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी एक पूरी तरह से हिंदुस्तानी कंसोर्शियम थी। तो एक ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए और देश के लिए कि वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है वो एक इंडियन कंसोर्शियम बनाने जा रही है। हमारी जो शेयर है इसमें करीब 55% है और BHEL की 45% है। बट वो चीज़ें जो हैं वो फाइन ट्यून आगे चल करके की जाएंगी, बट ये एक बॉल पार्क नंबर है। जी साहब, ये आरवीएनएल का जो कंसोर्शियम था, मेरे ख्याल में जहां तक हम पढ़ रहे थे, उनकी पर ट्रेन सेट 120 करोड़ का बिड था, आपका 140 है। तो ये जो 80 ट्रेन सेट्स आपको डिलीवर करनी होंगी, जो आपके हाथ में ऑर्डर आएगा, वो फिर आपको रफली 120 पर ही बनानी होगी। डज दैट इम्पैक्ट द ओवरऑल वर्किंग या मार्जिन जो आपने शायद पहले सोचे होंगे जब इस ऑर्डर के लिए बिड किया? जी ये जो बिल्कुल आप जो कह रही हैं सही है कि जो टेंडर कंडीशंस होते हैं रेलवे में, सिर्फ इसी टेंडर में नहीं, हर टेंडर में ही यही होता है कि L2 को जब काउंटर ऑफर दिया जाता है L1 के प्राइस पर, तो हमें भी ये आशा है कि हमें ये काउंटर ऑफर दिया जाएगा। जहाँ तक मार्जिन्स का सवाल है, इसमें क्योंकि मैंने कहा कि सप्लाई भी है और सर्विसेज भी है, तो हम जो एक ओवरऑल अपनी कंपनी की जो मार्जिन गाइडेंस रखते हैं 8-10% की, उसको मिनिमम हम मेंटेन कर पाएंगे। और क्योंकि ये वॉल्यूम इतनी बड़ी है और मेरे ख्याल से विश्व स्तर में इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के टेंडर बहुत कम होते हैं इफ एट ऑल, तो सप्लायर से नेगोशिएट करना, ग्लोबल सप्लाई चेन से नेगोशिएट करना और वो करके, और मेरा ये मानना है कि अगर एक कंपनी जो रशिया से आकर के हिंदुस्तान में बनाएगी और वो अगर 120 करोड़ में सप्लाई कर सकती है, तो हम एक फुल्ली भारतीय कंसोर्शियम होने के नाते हमारी कॉस्ट एडवांटेज तो उनसे ज़्यादा ही होगी। तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं नज़र आ रहा है और हम ज़रूर इसको वर्कआउट करेंगे। बट मैं इसी के साथ ये ज़रूर जाहिर करना चाहूँगा कि ये एक सिर्फ ऑर्डर के रूप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक हम वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में जाने जाते थे और पूना मेट्रो और बैंगलोर मेट्रो के ऑर्डर्स हमें मिले और हमने इटालियन अपनी सब्सिडरी ली, तो उसके अंतर्गत हम एक ट्रेन मैन्युफैक्चरर बन पाए। लेकिन इस टेंडर, इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलने के बाद और एग्जीक्यूशन करने के बाद हम एक विश्व स्तर के ट्रेन मैन्युफैक्चरर बन पाएंगे। और जो हमारी प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये एक पहली इंडियन कंसोर्शियम होगी जो कि ग्लोबल रोलिंग स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकती है इतने बड़े एक डोमेस्टिक बेस के साथ। ओके
उमेश जी, जैसे कि आपने कहा इट्स वर्ल्ड क्लास और साथ ही साथ आपने कहा एक बहुत बड़ा टेंडर है, एग्जैक्टली टीटागढ़ वैगन को इसके लिए अपने आप के लिए कितना प्रिपेयर होना पड़ेगा? मेरा अल्टीमेट प्रश्न ये है कि आपके एक्सपेंशन प्लान क्या होंगे? आई मीन अगर मैं इस पूरे वित्त वर्ष की मान के चलूँ जो कमेंस होगा, कितना आपने एक्सपेंड करने की योजना बनाई है, और ये कैपेसिटी एडिशन बाय द एंड ऑफ आई थिंक 24 मार्च तक कितना हो जाएगा? जहाँ तक हम 3 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। फ्रेट वैगन में तो मैंने ऑलरेडी पहले कहा है कि हमारी ऑलरेडी करीब 700 वैगन प्रति माह की कैपेसिटी है, जो कि हम आगे चल करके और बढ़ाएंगे। लेकिन ऑलरेडी हम लगभग उस लेवल पे उसके आसपास पहुंच चुके हैं। जहाँ तक फ्रेट पैसेंजर ट्रेन का सवाल है, हमारी कैपेसिटी अभी करीब 200 से 250 कोच सालाना बनाने की है, जिसके अंतर्गत हम पुणे मेट्रो बना रहे हैं या बैंगलोर चालू कर रहे हैं। उसे हम ऑलरेडी हमने जो एक्सपेंशन प्लान अंडरटेक किया था स्टेनलेस स्टील लाइन बैठाने का, उससे हम इसे करीब 400 कोच 450 कोच पर एनम की कैपेसिटी बनाने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी बहुत ज़्यादा इसमें कोई और कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ये जो कैपेसिटी हमने क्रिएट किया है, इसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। आपको पहला ट्रांच कब तक सप्लाई करना है? ये 200 ट्रेन का ऑर्डर है, क्या आपको विजिबिलिटी है कि सरकार की तरफ से ऐसे और टेंडर्स निकलेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे? और रफली इस तरह के बड़े ऑर्डर्स के थ्रू फिर क्या विजिबिलिटी रहेगी रेवेन्यू की इन द कमिंग इयर्स? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है कि इसकी विजिबिलिटी क्या दिख रही है। ये तो 200 ट्रेनों की टेंडर्स अभी फाइनलाइज हो रही है। ऑलरेडी सरकार ने 1000 ट्रेनें वंदे भारत टाइप की 1000 ट्रेनों को ऐड करने की अपनी विजन को ऑलरेडी उन्होंने पब्लिश कर दिया है, दोनों बजट, पिछले साल के बजट और इस साल के बजट के द्वारा। और जैसा कि मैंने कहा कि एक ग्लोबल स्तर पे अगर देखें तो जो आज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो आज अगर हम सबको जोड़ लें तो हो सकता है 200-300-400 बिलियन डॉलर के ऑर्डर बुक पे आज के दिन लोग बैठे हैं। ग्लोबली एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस आ रहा है, रेलवे की तरफ शिफ्ट हो रहा है रोड से और एयरवेज से। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इंडिया आज तक एक अपने आप को ग्लोबल स्तर पे कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ये सरकार जो मेक इन इंडिया के जैसे रेसिप्रोकेसिटी क्लॉज रेलवे सरकार ने लगाया कि अगर कोई विदेशी मुल्क भारतीय कंपनी को उनकी कंट्री में पार्टिसिपेट टेंडर में नहीं करने दे रहा, तो भारत भी उसको रेसिप्रोकेट करेगा और उस देश की कंट्री को भारतीय टेंडरों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं, इससे एक मार्केट की जो पोटेंशियल है, जो मार्केट की एक सीमा है, वो बिल्कुल लिमिटलेस होती जा रही है। जहाँ तक पहली ट्रेन का सवाल है, हमें प्रोटोटाइप ट्रेन 24 महीनों में देना पड़ेगा इस टेंडर अवार्ड मिलने के बाद। और हम ऑफ कोर्स इंडिया एक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगला जो शतक है वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया स्टोरी पर है। बट सिर्फ इंडिया तक ही हम इसको सीमित नहीं रहेंगे, हम विश्व स्तर पे अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे। उमेश चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज, एंड ऑल द बेस्ट। इनफैक्ट आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे जैसे जैसे और ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन वाकई में एक बड़ा विजन जो दरअसल भारतीय रेल के लिए सरकार ने सामने रखा है, उसको सक्रिय करने में आप जैसी कंपनियों का एक बड़ा योगदान रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टॉक भी उस लिहाज से आज अच्छी तेजी में, इनफैक्ट 6% तक का इजाफा हमने देखा है। आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष महेश्वरी, आफ्टरनून। आपने इनफैक्ट हमारी चर्चा सुनी होगी उमेश चौधरी के साथ, और मेरे ख्याल में ये एक स्टॉक है जो आप ट्रैक करते आए हैं। जो रेवेन्यू विजिबिलिटी का आउटलुक इन्होंने दिया और जो कह रहे हैं कि किस तरह के बड़े पैमाने पर आगे टेंडर्स आएंगे, उससे कितना आपको और भरोसा बढ़ रहा है स्टॉक में? क्या मौका है निवेशकों को इस तेजी का हिस्सा बनने का? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक अच्छा मौका है निवेशकों को स्टॉक
में बिल्कुल निवेश करने का। और आप देखिए भी स्टॉक का परफॉर्मेंस तो 80-85 रुपए के स्टॉक से स्टॉक में हमने कंटिन्यूस राइज देखा है, और जो 52 वीक हाई उसका 240 रुपए के आसपास है, उसी के पास में ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट को पहले ही थोड़ा सा अंदेशा था कि इस बार के जो रेल बजट के बाद में या उसके बाद में काफी जो ट्रैक्शन बनेगा इस स्टॉक में भी, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी कंपनियां नहीं है जो वैगन या वंदे भारत के लिए जो ट्रेन है उसके लिए इतने बड़े ऑर्डर्स को हैंडल कर पाए। तो मेरा बिल्कुल बुलिश ओपिनियन है स्टॉक पर, और मेरा मानना है कि स्टॉक को लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जो अल्टीमेटली रिजल्ट है आने में और जो ये ऑर्डर्स को फ्रक्टिफाई होने में जो समय लगेगा, उसके कारण से कम 2-1 साल का यदि होराइजन रखेंगे तो ये 400 रुपए का स्टॉक आपको अगले 2 साल में बिल्कुल मिलेगा। 400 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। काफ़ी अच्छा मूव आज, करीब 5-5.5%, और एक साल में भी अगर आप देखें रेलवे स्टॉक्स ने इन एनी केस बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। मार्केट ऑफ डेज लो और काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा मूव इस समय विजिबल है। आखिरी के 1 घंटे का मूव अगर आप देखेंगे तो TCS ने थोड़ा सहारा दिया है मार्केट को, और उसके अलावा टेक महिंद्रा, HCL टेक, बेसिकली IT स्टॉक्स जो ऑफ लोज हुए हैं उसकी वजह से निफ्टी में हल्की सी रिकवरी, अब 17,343 पर। स्वाति होतकर भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, उनकी ट्रेड भी ले लेते हैं। स्वाति जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। यस, गुड आफ्टरनून। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट वन विल बी टोरेंट पावर। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप देखोगे तो आज काफी स्ट्रेंथ इसने इंटैक्ट रखा है। 20 DMA का अच्छा खासा सपोर्ट लेके अपसाइड में ये ट्रेड हो रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अच्छा वेल प्लेस्ड है। जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 540-550 के लेवल्स टेस्ट करने की। करंटली 515 के आसपास चल रहा है, तो आप बाय कॉल लीजिएगा 500 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 540। सेकेंड बाय कॉल मेरा KPIT टेक्नोलॉजीज पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांगली वेल प्लेस्ड है ऑन द टेक्निकल सेटअप्स में। अगर आप डेली चार्ट्स देखोगे तो उसने एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। नो वंडर आज थोड़ा सा स्लो मूविंग है, बट मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में, एटलीस्ट 880-870 के लेवल्स अपसाइड में टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे KPIT बाय कीजिएगा, 835 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 870। KPIT टेक्नोलॉजीज आपके स्क्रीन पे 847.60 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इस बीच लेके आई है BHL एक बार करीब 2.25% ऊपर है, जिस ऑर्डर की भी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, और उसमें कंसोर्शियम में भी कंपनी थी 7480 पे, लेकिन अब क्योंकि सुबह से चल के थक चुका है, मैं शायद इस पर बात ना करूँ। 7480 एग्जैक्टली अगर आप देखें अब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा मैं OI की समरी को फिर देखूँ तो मतलब स्ट्रॉन्ग क्या क्या है इस ऑड मार्केट में भी और स्लिपिंग मार्केट में भी। आज लॉन्ग कहाँ कहाँ विजिबल है, एक बार जरा पावर स्पेस पे आइए। पावर में टोरेंट पावर, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था, अच्छा करता हुआ। टाटा पावर में आज शॉर्ट कवरिंग है, और IEX में अगर आप देखें करीब 0.2% का बिल्डअप है। मानस जरा पावर को एक बार थोड़ा सा स्कैन करते हैं। एक बार जरा टाटा पावर को देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, एक सेकेंड, टाटा पावर, और प्लीज़ NTPC को प्लेस करके रखिएगा। टाटा पावर 205 पे एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ, और दूसरी तरफ NTPC जिसमें वो चैनल और भी स्ट्रांगली विजिबल है, बट यही है कि वो 173-174 का जोन अब तक क्रॉस नहीं हो रहा है। पावर में आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है मानस, टोरेंट पावर के इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन को देखने के बाद? जी, तो देखिए सबसे बढ़िया तो टोरेंट पावर इस टाइम लग रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा पावर भी बेहतरीन है। यहाँ पर कल ही स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 209 और 210 तक के स्तर आपको टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। तो एक छोटा सा ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 204 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट 210 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो टाटा पावर में एक मौका अच्छी तेजी का रुख का, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे वीरू, आपको याद होगा कि अगर भयानक गर्मी होने वाली है तो पावर कंपनियों पर भी पूरा फोकस आ सकता है ट्रेड का, कंसिडरिंग इन्हीं को वो पावर सप्लाई करनी है, और जो सेक्शन 11 इन्वोक किया गया है तो उसका प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा। तो पावर कंपनियों में कल परसों से ही हमने देखा है फिर से इंटरेस्ट लौटता हुआ। टाटा पावर, टोरेंट पावर, NTPC, ये सारे काउंटर्स जो ट्रेंड कर रहे हैं तेजी में। लेकिन आज एक और ग्रुप है जो तेजी में ट्रेंड कर रहा है, वो है अदानी ग्रुप कंपनी। इनफैक्ट वो पूरा पैक आपके लिए लेकर आएंगे।
दो डेवलपमेंट्स है यहाँ पर। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग मामले में एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। दूसरी तरफ आज कई सारी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं इस ग्रुप में। तो एंटरप्राइजेस का स्टॉक 3% ऊपर, पोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, इवन अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। यतिन, जो बड़ी खबर ऑफ कोर्स वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाली मामले से जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या पर्पस रहेगा उस कमेटी का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस कमेटी को कौन कौन लोग दरअसल उसके का हिस्सा बनेंगे? जी, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। और जो कॉन्टेक्स्ट था PIL का वो ये था कि छोटे निवेशकों को जिस हिसाब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरे, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और काफ़ी सारे एलिगेशंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हैं सेबी को और एक सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म होगी जिसके अंदर एक रिटायर्ड जज और काफ़ी सारे जो बाजार के और कैपिटल मार्केट्स के दिग्गज चेहरे हैं वो शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सारे जो एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, खास करके जो शेयर का मैनिपुलेशन का एलिगेशन है उसको सेबी इन्वेस्टिगेट करे और 2 महीने में ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ये रिपोर्ट सौंप दी जाए। ओबियसली अगर हम कमेटी की बात करें तो नंदन नीलेकनी से लेके KV कामत जैसे दिग्गज लोग इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। अर्स्टवाइल चेयरमैन जो हैं SBI के OP भट्ट साहब, ये भी कमेटी के पार्ट रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, इसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ लॉयर हैं सोमशेखर सुंदरेशन साहब, उनका भी इस कमेटी में जो है इंक्लूजन किया गया है। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पैनल इस पूरी रिपोर्ट को ओवरसी करेगी। बंद लिफाफे में रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। 2 महीने का टाइम, जैसे कि मैंने पहले कहा, दिया गया है पूरे के पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए, खास करके जो फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के एलिगेशंस हैं उस पर जोर दिया जाएगा। ओके, चलिए, ये तो हो गई एक खबर, लेकिन आज सुबह सुबह एक और खबर, बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई यतिन, करीब 15,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए। तो अनुज, देखिए, अदानी ग्रुप में देखें तो ब्लॉक विंडो में 4 शेयर्स में ट्रेड हुआ। सबसे पहले फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, इसके बाद अदानी पोर्ट्स और 2 कैश के स्टॉक्स जो अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन है। ये जो कंपनियां हैं इनकी आपके सामने डील वैल्यू हाजिर है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में ट्रांजैक्शन होते हुए आपको दिखाई दिए, और अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन, और ये कुल आंकड़ा अगर आप टोटल अप करते हो तो लगभग $2 बिलियन के आसपास बैठेगा। 15,500 करोड़ रुपए के आसपास के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ऑब्वियसली हमको ये जानकारी नहीं है कि ये शेयर किसने बेचे और किसने खरीदे। कंपनी को भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हमको बताइए कि ये इतने बड़े ट्रांजैक्शन आपके कंपनी के शेयर्स में हुए हैं, क्या प्रमोटर्स ने शेयर बेचे हैं या और किसी आदमियों ने या इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचे हैं, ये हमको बताएं। तो कोई पर्टिकुलर टिप्पणी जो है हमको अदानी ग्रुप की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये 15,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस होने के बाद स्टॉक्स में आपने बहुत बड़ा मोमेंटम देखा। लगभग अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, ये दोनों शेयर्स डिहाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि ये जो ब्लॉक डील हुई है वहाँ किसने किसने पार्टिसिपेट किया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये डील जो है ब्लॉक विंडो में हुई है, तो इसका पूरा का पूरा डिस्क्लोजर जो है एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लगभग 5-6 बजे इवनिंग में, जैसे ही वो अपने बल्क डील और ब्लॉक डील डेटा अपडेट करते हैं वैसे ही मिल जाएगी। तो शाम तक ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि किसने शेयर बेचे और किसने खरीदे। वो इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से नाम आए हैं सामने अदानी एंटरप्राइजेज या फिर अदानी ग्रुप में निवेश करने के लिए। ये फिलहाल इस पर एक फटाफट व्यू ले भी लेते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्ट रिकवरी हमने देखी है। कल भी आपको याद होगा अदानी ग्रुप शेयरों में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। आशीष, अब इस ब्लॉक डील में कुछ तो पार्टीज है जिन्होंने साइजेबल हिस्सा लिया है, वो डिटेल जैसे यतिन कह रहे थे आगे आएंगे। आपकी अप्रोच क्या रहेगी, एंड कंसिडरिंग आपने इनफैक्ट स्टॉक लिया हुआ था अदानी विल्मर का, क्या मौका मिला उसे ऑफलोड करने का? जी, मौका मिला, और इनफैक्ट उसके बाद मैंने थोड़ा सा अडानी ग्रीन में डाउन सर्किट पे निवेश किया जो अब अच्छा रिटर्न दे रहा है। कि मुझे लगता है कि एक लेवल पे थोड़ा सा वैल्यू आ गई, आप बेच के उसको जीरो तो कर नहीं देंगे किसी भी स्टॉक को।
तो मुझे लगता है अभी ये जो 15,000 करोड़ के जो ब्लॉक ट्रांजैक्शन हुए ये थोड़ा सा स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो गया है स्टॉक, क्योंकि जिन को स्टॉक को पैनिक करके निकलना था, जिन निवेशकों को, उनको एग्जिट दे दी गई है। तो क्योंकि ये वो वाले स्टॉक हैं जो बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में नहीं है। तो यदि इस टाइप से लोगों के पास में कॉन्फिडेंस आता है कि 15,000 करोड़ के बायर अवेलेबल है, और दूसरी बात ये थी कुछ अच्छे नाम आ जाते हैं जिन्होंने ब्लॉक में हिस्सेदारी ली है, तो थोड़ा सा बिल्कुल जो माहौल है वो बदलेगा। दूसरी बात ये जो कमेटी बना दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, इसके कारण से भी ये मैटर अभी टाइम बीइंग के लिए एक बार ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी अपना एक्शन दिखा दिया है कि यहाँ पर हमने कमेटी बन गया है और यहाँ पे 2 महीने तक का जो उनको समय मिला है, तो एक ब्रीदिंग का टाइम है मेरा मानना है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। पर ट्रेडर्स को अभी भी सलाह रहेगी कि आप उनके स्टॉप लॉसेस रखें, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी रहेगी इन स्टॉक्स में, और उसके बाद ट्रेड करें। हालांकि अंबुजा सीमेंट में आज अच्छा मूव बन रहा है, अच्छी तेज़ी इस समय अंबुजा सीमेंट में, 4.5% का मूव इस समय अंबुजा सीमेंट में। अच्छा, अब इशू ये है कि हमें पता नहीं है कि ये ब्लॉक डील में किसने बेचा है और किसने लिया है, लेकिन अगर मार्केट ग्रेपवाइन के हिसाब से आप जाएं और अगर वाकई में प्रमोटर ने बेचा है, अगर वाकई में प्रमोटर ने बेचा है और इसको अगर यूज़ किया जाएगा वो डेट को रीफाइनेंस करने में, स्पेशली वो जो अंबुजा के बाय आउट के लिए जो लिया गया था, तो उसमें एक ओवरहैंग खत्म होगा, जिसमें एक ओवरहैंग ये बन रहा था कि क्या इनको वापस कुछ एसेट्स बेचने पड़ेंगे। ये एक मार्केट की रीडिंग है जिसकी वजह से आज ये स्टॉक में 5% का आपने एक अपसाइड मूव देखा है। गाबा जी, इस पर एक टेक चेक हो जाए, उसके बाद हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अंबुजा सीमेंट। यस, अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुका है इन द लोअर लेवल। जो रिसेंट लो हमने देखा है अराउंड 15-20 दिन पहले, वो बहुत बढ़िया लो है टेक्निकली। यहाँ पर मूव मिलना चाहिए। 360 का कोई स्टॉप था अगर चले, ये ट्रेडिंग बेट भी बनता है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 400, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, 400 तक जा सकता है। मुझे लगता है ये बेस बन रहा है और बहुत बढ़िया बेस बन रहा है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा में एक अच्छा मौका शायद खरीदारी करने का, 371 पर 5% पूरे तेजी में अकाउंट है। रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गया। रुचित, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, 2 पीएससी स्टॉक्स है जो खरीदारी के लिए सलाह रही किया। सबसे पहले कोल इंडिया, जहाँ पे हमने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद देखा है, और यूजुअली ऐसे ब्रेकआउट्स अपने पुराने अपट्रेंड को रिज्यूम करती है। सो कोल इंडिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रही, 217 के स्टॉप लॉस रखे, 234 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा पीएसयू नेम है बीपीसीएल। यहाँ पे भी हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछला अपमूव था, वो पूरे अपमूव को 61.8% रिट्रेस से स्टॉप कर चुका है, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से एग्जैक्ट वो 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास लो बना रहा है, जो 314 के आसपास है, वो लो ब्रेक नहीं हो रहा है। सो आज जो पुलबैक हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शायद होल्ड करके नियर टर्म में 333 तक का अपमूव दे सकता है। तो यहाँ पे बीपीसीएल में भी खरीदारी की सलाह है, 314 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 333 के टारगेट। ये कॉल हो गई एक। अब एक काम करते हैं, एक और खबर जो हमने सुबह सुबह आपको दिखाई थी यूट्यूब के जरिए, शेयरों में पंप एंड डंप का खेल और इसके खिलाफ सेबी का एक्शन। क्या एक्शन लिया सेबी ने, क्या ये पूरा मामला, एक बार वापस चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताइए। तो अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, सेबी की अगर हम जांच देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे कि सेबी हर चीज़ को जोड़ के एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर बनाती है। खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो इशू होती हैं, जो नुकसान होता है पंप एंड डंप की वजह से, हर एस्पेक्ट को एनालाइज किया गया ऑर्डर में। अगर हम देखें तो पूरा मामला ये है कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए काफ़ी सारे मैन्युपुलेटर्स एक ऐसा वीडियो बनाते थे जो काफ़ी गलत फैक्ट्स के साथ बनता था, और काफ़ी टारगेटेड एड्स खरीद के निवेशकों तक पहुंचाया जाता था, जिसके कारण इन्वेस्टर्स शायद वो शेयर खरीद लेते थे और इस पूरे मायाजाल में फंस जाते थे। 2 स्पेसिफिक कंपनीज के लिए सेबी ने ऑर्डर निकाले हैं। सबसे पहले शार्पलाइन और दूसरी कंपनी जिसका नाम है साधना। इन दोनों कंपनीज में फर्जी वीडियो बना के यूट्यूब पे उसको मार्केट करके रिटेल इन्वेस्टरों को माल बेचा गया, और टोटल डिसजॉर्जमेंट अमाउंट जो है वो 50 करोड़ रुपए के ऊपर पाया गया। तो 50 करोड़ रुपए का इलीगल प्रॉफिट सेबी के ऑर्डर के मुताबिक काफ़ी सारी एंटिटीज़ ने कमाया। जहां तक कि साधना का सवाल है, इसमें 31 लोगों के खिलाफ एक्शन सेबी ने लिया है और कैपिटल मार्केट बैन भी लगाया है, और शार्पलाइन के केस में 24 एंटिटीज और इंडिविजुअल्स पे एक्शन लिया गया है।
ऑब्वियसली अगर हम शार्प लाइन की बात करें तो गलत तरीके से लगभग 12 करोड़ रुपए का डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर सेबी ने निकाला है और साधना में लगभग 42 करोड़ रुपए तक का जो डिसजॉर्जमेंट अमाउंट है वो सेबी ने अनाउंस किया। मोडस ऑपरेंडी ये होती थी शार्प लाइन के केस में कि मिड कैप कॉल्स और प्रॉफिट यात्रा ये 2 यूट्यूब चैनल्स के जरिए मार्केटिंग की जाती थी, गलत फैक्ट्स बताए जाते थे जिससे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स विचलित हो जाते थे, उसमें फंस जाते थे और शेयर खरीद लेते थे। और अगर हम बात करें साधना की तो यहाँ भी द एडवाइज़र और मनी वाइज चैनल के ज़रिए काफ़ी सारा पंप एंड डंप का वीडियो बनाया जाता था जिसके कारण इन्वेस्टरों को नुकसान होता था क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे प्रमोटर्स ने भी अपने शेयर बेच दिए। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की बात हो, इंडिविजुअल्स की बात हो, जो खिलाड़ी इसमें शामिल थे सभी को सेबी बुक में लाई है और 50 करोड़ जैसे कि मैंने कहा ये अमाउंट डिसजॉर्ज किया गया है। और मज़े की बात यह है कि ये जो आरोपी हैं उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपए यूट्यूब को पे किए टारगेटेड एड्स करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो चक्कर है वो क्लियरली पंप एंड डंप का दिखाई पड़ रहा है। वाह, यूट्यूब को टारगेटेड एड्स के लिए 10 करोड़ दिए गए। हर्षदा देखिए क्या मतलब कहाँ तक मामला पहुँच गया। और अब सभी के पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी मामला है और ट्विटर पर काफ़ी मीम भी बन रहे हैं कि स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता था और उसमें सर्किट का हाथ था। सर्किट का तो खैर, लेकिन अच्छा है ये देखिए ये वो सुबह मतलब आप देख के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, रिटेल को टेम्पटेशन बहुत होती होगी लोगों को। ये टिपिकल पैराबोला मूव था। पैराबोला का मूव ऐसे एंड होता है, जब एंड होगा उसके बाद आप बस फिर उसको होल्ड करते रह जाएंगे। अच्छा, इसका जो टॉप प्राइस है कभी नहीं आने वाला इन शेयर्स का, कभी नहीं आएगा। मतलब ये बहुत क्लियर है क्योंकि जिसको बेच के निकलना था वो बेच के ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ से, आपको माल चिपका के। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो थोड़ा सा सावधान रहें एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि इस तरह के और कड़े ऑर्डर्स सेबी खासतौर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग जो अंजाम देते हैं पंप एंड डंप का, वहां पर और भी एक्शन आता हुआ दिखाई देगा मेरे ख्याल में। इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिल्कुल, आई थिंक यतिन के पास कुछ और ऐड करना है। एक्चुअली आपके स्क्रीन पे अरशद वारसी की फोटो आ रही हैं। सेबी ने ऑर्डर में इनको और इनकी वाइफ को भी दोषी पाया है। तो कहीं ना कहीं इनके अकाउंट्स यूज हुए या इन्होंने ट्रेड किए ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन सेबी के ऑर्डर में ये मुन्ना भाई के सर्किट हुआ करते थे। तो ये इन्होंने सर्किट में माल बेचा और सेबी ने इनको पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल वही। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ इसमें, सेलिब्रिटीज अब ये कह के नहीं बच सकते कि जी हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी एक गाइडलाइंस आएगी, सब कुछ होगा। अब आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है, पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ था जिसमें जब बहुत नामचीन लोग थे वो एक कंपनी के साथ जुड़े थे उस एड कैंपेन में, वो कंपनी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, बहुत लोगों का पैसा डूबा था। तो अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपको बहुत कॉशियस रहना होगा। इस केस में तो जैसे यतिन कह रहे हैं खुद उनके ऊपर शायद सेबी ने उनको भी दोषी माना है, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। ये आपका बचाव नहीं होगा कि हमें पता नहीं था कि हमने तो सिर्फ एक कैंपेन के रूप में काम कर दिया था, हमें नहीं पता था कि पीछे से क्या हो रहा था। आपको पता करना पड़ेगा और आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। नेम लेंडिंग नहीं होगी अभी, आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, आपको उसका ओनर्स लेना पड़ेगा। तो ग्लैड कि सभी उस पर एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है और आप जैसे दर्शकों के लिए भी ये एक उदाहरण है कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कोई भी आकर कुछ भी स्टॉक आपको चिपकाने की कोशिश करे तो खुद की रिसर्च करे, वो पहला बैरोमीटर होता है। और ऑफ कोर्स अगर कुछ सलाह मशवरे की जरूरत है तो या तो आप CNBC जैसे प्लेटफॉर्म से सीधे जानकारों से बात कर सकते हैं या फिर अपने पर्सनल एडवाइजर से बात करें, लेकिन सावधान रहिए, खासतौर से ऐसी कंपनियों में जिनके नाम और जिनकी वर्किंग से आप बिल्कुल वाकिफ ना हो, क्योंकि वहीं पर लोग ज्यादातर फंसते हैं। बिल्कुल, और एक चार्ट देखिए, हमेशा एक चार्ट देखिए। और आजकल तो बहुत सिंपल हो गया, अगर आप BSE की वेबसाइट पर जाएंगे, NSE की वेबसाइट पर जाएंगे, खासतौर से चलिए मैं गया BSE के वेबसाइट पे, आप BSE की वेबसाइट खोलिए और उसमें आप एक कंपनी का नाम डालिए। कंपनी का नाम डालेंगे तो आप उसमें सबसे पहले वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक दे देगी कि क्या कंपनी का मार्केट कैप है, कितना उसका, जैसे अभी शार्प लाइन है, शार्प लाइन का मैं जैसे अब आप जाके देखेंगे 52 वीक हाई 56 रुपये, 52 वीक लो 660, और वो आज का ही है। और मतलब उसमें ऑब्वियसली अब वॉल्यूम भी का नाम के ही होंगे उसमें, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई देगा कि काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी है या नहीं है, कितना रेवेन्यू है, क्या कुछ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कई चीज़ें तो एकदम सामने होती हैं आपके। और जिसमें इस तरीके का जो एक चार्ट बनता है ना, वहाँ तो बहुत कोशिश हो जाइए, वहाँ समझ जाइए। ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक्स में
टेम्पटेशन बहुत होती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि किसी भी तरीके से मुझे माल मिल जाए, सो मुझे 3-4 सर्किट में मिल गए अगर, तो मेरा तो 20% माल बन जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। अब जैसे अब इस सर्किट में 70% के बाद भी अगर कोई घुसा होगा, उसने भी नेक्स्ट 20-30% तो बनाए होंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमेशा आप ये सोचते हैं कि एक दिन और रुक जाता हूँ मैं, चलिए एक दिन और दे देता हूँ। जब अपर सर्किट लग रहे होते हैं ना, एक दिन और देख लेता हूँ, और वो एक दिन आता है जब वो लोअर सर्किट लगना शुरू होता है, उसके बाद फिर वो आपको एग्जिट नहीं देता, फिर वो लगातार लोअर सर्किट लगाता है। जी हाँ, चलिए एक आई थिंक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और SEBI के कदम पे इन YouTube चैनल्स पे। अब एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए इस चर्चा को विराम देके फटाफट इट्स 2:43 जो 4 का चौका है हमारी खास सीक्वेंस, उस पर फोकस करते हैं। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से FNO सुपरस्टार स्वाति, रुचित जैन 4 का चमत्कार और मिड कैप फंड आशीष माहेश्वरी। पहले आते हैं मानस जी के ट्रेड पे। मानस जी, सस्ता ऑप्शन क्या पिक किया आपने? देखिए सस्ता ऑप्शन जी मारुति का 8500 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अगर आप मारुति के पैटर्न्स देखेंगे तो वहां पर क्लियर कट रिवर्सल दिखेगा। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरा समझना है कि 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करके 8400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा मारुति। तो इस पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 8500 का पुट ऑप्शन 135 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे 94 के स्टॉप लॉस के साथ 200 रुपए के टारगेट के लिए। 8500 का मारुति का पुट लेना है आपको 200 के टारगेट के लिए। 134 रुपये इस समय रेट और रिवर्सल के साइन यहाँ पर विजिबल हैं, तो इस पर दांव लगाएं। स्वाति जी के पास चलते हैं FNO सुपरस्टार के लिए। स्वाति जी बताइए। यस, FNO सुपरस्टार के लिए मेरी तरफ से बाय कॉल है जो कि है JSL पे। JSL आप देखोगे तो आज उसने एक ऑल टाइम वीक हाई नया कोट किया है। मुझे लगता है कि इस पर काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। लॉन्ग टर्म होराइजन का अगर हम चार्ट देखें तो अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है अपसाइड में। मुझे लगता है 295-300 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे प्रोबेबली इन कमिंग 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन। स्वाति जी सॉरी, ये एक्चुअली आई थिंक आप थोड़ा आई थिंक स्वाति चार्ट का चमत्कार, आप चार्ट का चमत्कार समझ बैठे इसको। एक्चुअली ये FNO का सुपरस्टार था। आई थिंक JSL है नहीं शायद FNO में, तो हाँ, तो खैर कोई नहीं। आप JSL पर फिर भी एक ट्रेड है स्वाति जी की, लेकिन कोई नहीं। हाँ बोलिए स्वाति जी। FNO के ऊपर अगर बाय कॉल देना है तो ACC मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से अगर हम देखोगे तो 1670 के 1680 के आसपास उसने क्लस्टर सपोर्ट्स बना चुका है। वहां से पुल बैक रैली हमें नजर आ रही है। लास्ट 3 दिनों से कंटिन्यूस पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। एंड जिस हिसाब से क्लोजिंग रख रहा है 1800 के आसपास, मुझे लगता है यस इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रहेगा 1850-1870 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो आप ACC बाय कर सकते हैं एट द करंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस आप रखिएगा 1750 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1850 लेवल्स ऑन हाई साइड। ओके, आपका अगर आप देखें ट्रेड है ACC। चलिए अब एक अगली ट्रेड पे आते हैं और ये रुचित जैन के सोचने से आएगा 4 का चमत्कार। रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? 4 के चमत्कार में महिंद्रा हॉलीडेज पे खरीदारी की सलाह दूंगा। MHRIL बेसिकली पिछले कुछ दिनों पहले ये स्टॉक ने 250 से लगभग 280 का एक पुलबैक मूव दिया था और एक अपमूव के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में गया, जिसमें ये पूरे टेक्निकली बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और आज वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि जो पिछला जो बुलिश फ्लैग के पोल फॉर्मेशन जो था वो फिर से अब आगे चल के रिपीट हो सकता है। तो टेक्निकली काफी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। 280 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 274 का स्टॉप लॉस रखे 292 के टारगेट्स के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज 280 पे आपने ट्रेड पिक किया है, करीब करीब 6 रुपये 90 पैसे पे आके ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, जरा महिंद्रा हॉलीडेज का चार्ट देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली। अगर आप देखें ये जो आपने ट्रेड पिक किया है, कारण क्या है यहाँ पर 281 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अभी भी आके ट्रेड कर रहा है। यस, टेक्निकली अगर आप देखें अच्छा स्टॉक है आपके स्क्रीन पर। टारगेट 292 का, इट्स डूइंग वेल, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं आशीष माहेश्वरी जी के मिड कैप फंडा की तरफ। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? आपका आज का मिड कैप फंडा? जी, मेरा मिड कैप फंडा रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, जो ईवी में के क्षेत्र में कारोबार करती है, जो ईवी बसेस बनाती है।
और इसके अलावा अभी जो उनका हाइड्रोजन बसेस के लिए रिलायंस के साथ में टाई अप हुआ, वो एक शॉट इन द आर्म है, क्योंकि आगे जाके सारी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो उनको ग्रीन एनर्जी बेस्ड बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना है। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एकमात्र कंपनी है जो हाइड्रोजन बेस्ड बसेस बनाएगी। इसके अलावा उनको ई टिपर का भी आज परमिशन मिला है, तो वो भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। यहाँ तक फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो मेरा मानना है 2023 का साल उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहेगा। इस साल मेरा उम्मीद है करीब 50 से 55 करोड़ के बीच में उनका मुनाफा रहेगा, जबकि पिछले साल ये करीब 34 करोड़ के आसपास था। तो एक अच्छे सेगमेंट में कंपनी पावर इंसुलेटर भी बनाती है, ईवी बसेस भी है, और ये हाइड्रोजन, कई सारी स्टोरीज है। एट द सेम टाइम स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक लो से 200 रुपए नीचे मिल रहा है, जो करीब 750 रुपए का हमने हाई देखा है इस स्टॉक में। तो इसलिए स्टॉक मुझे पसंद है एज अ वैल्यू बाइंग ऑल्सो, और अगले 1 से 3 महीने में मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ओके, 4 प्रकार के ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे थे, एक एक करके ट्रेड्स लेते हैं। मैं 4 ट्रेड्स दिए। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आया था, वो थी मारुति की पुट। एक कल के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज स्टॉक कोलैप्स हुआ 8566, स्टिल एट डे लो, और वॉलेट किया इसने अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को। मानस का 8500 की पुट लगभग 200 रुपये का लक्ष्य है। स्टॉप लॉस 94 का 138.75 पे ट्रेड करते हुए। उसके बाद स्वाति जी का ट्रेड था फिर सुपरस्टार आज का एसीसी उन्होंने पिक किया। एसीसी में उन्हें एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, उसको पिक किया उन्होंने करीब 1850 के लक्ष्य के लिए 1800 पे टारगेट ट्रेड करता हुआ। आज एसीसी एक ज़माने बाद यानी 8 फरवरी के बाद इट्स फर्स्ट टाइम एवर दैट एसीसी फ्लोटिंग अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद जो ट्रेड लिया था हमने वो था रुचित जैन का, चार्ट का चमत्कार था। उन्होंने पिक किया महिंद्रा हॉलीडेज़ को और करीब 282 पे ट्रेड करता हुआ 292 का लक्ष्य है। और यहाँ पे आशीष महेश्वरी जी ने आज पिक किया ये जो कैश की कॉल थी महिंद्रा हॉलीडे के बाद आज का मिड कैप फंडा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये मेरे ख्याल से इस स्टॉक की पहले भी वकालत कर चुके हैं आशीष जी, करीब 521 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक और देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे जो कि अब थोड़ा सा स्विंग अच्छा देके डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। दैट्स बीपीसीएल 323.30, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन बाइसेक्ट करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ। लेकिन अगर सीमेंट में ही अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें तो देखिए जेके सीमेंट का चार्ट एक बार। जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन दोनों स्टॉक्स के जो कॉल्स थी वो डे हाई पे फ्लो कर रही थी 7304। जेके सीमेंट तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट तो फिर भी थोड़ा सा नीचे आया बट एट 2882 जेके सीमेंट एट डे हाई। मानस आपकी कोई व्यू जेके सीमेंट पे, और ये अगर 2900 का जोन कट गया मानस जेके सीमेंट पे तो कैसा स्विंग दे सकता है ये हायर लेवल्स पे? देखिए, पहले से ही सीमेंट काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारे सीमेंट काउंटर्स देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के साइन देखने को मिलेंगे। और जेके सीमेंट में भी हमने एक टच ब्रेकआउट देखा है। मेरा समझना ये है कि 2960 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 190 रुपए तक का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2820 के नीचे रहेंगे और टारगेट 2960 के आसपास के रहेंगे। चलिए ठीक है, तो ये इस समय जेके सीमेंट पर मूव हुआ। अब हमारे साथ हमारे नेक्स्ट गेस्ट जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान। आशु जी, गुड आफ्टरनून। आशु जी, सबसे पहले तो पूरी सीएनबीसी आवाज़ की टीम की तरफ से आपको फिर से एक सांत्वना, जो आपने ब्रेक लिया था पर्सनल रीज़न से और अपने पेरेंट का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है और आपको इस लॉस से उबरने की शक्ति मिले, हम ये प्रार्थना करेंगे और दिवंगत आत्मा को भी शांति मिले, ये हमारी उम्मीद होगी। आशु जी। Anuj, thank you so much, and since you have touched this, so I will take a liberty of saying that मेरी जो मॉम थी अनुज, वो उनको मार्केट की जीरो अंडरस्टैंडिंग थी, जीरो इंटरेस्ट था और कुछ नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल वो मेरी सबसे बड़ी फैन और सबसे बड़ी क्रिटिक थी। मेरे सारे शोज देखती थी और उनका फीडबैक होता था, आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज तेज बोल रहा था, जल्दी बोल रहा था, इस तरह के फीडबैक्स होते थे। And I think I'll miss that feedback for life, and probably the life would never be the same again. नहीं, बिल्कुल, माँ से बड़ा तो फैन कोई किसी का नहीं हो सकता आशु जी। तो लेकिन जैसा आपने कहा, अब उनकी टीचिंग्स को लेकर आगे बढ़िए। बताइए अब मार्केट को लेकर क्या व्यू बना रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? अनुज, मेरा जो पिछले 2-3 महीनों से जब से हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ है, थोड़ा सा कम रहता है लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑल थ्योरीज आर कमिंग बैक टू द सेम कंक्लूजन। कुछ भी नहीं है अनुज मार्केट के अंदर। स्टॉक्स में जो मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं स्टॉक्स के अंदर।
ये धीरे धीरे ना इंटरेस्ट और कम होता जा रहा है। कुछ मतलब देयर इज दिस एब्सोल्युटली नो फन इन बीइंग इन एनी स्टॉक। हर स्टॉक्स के मूवमेंट्स में मतलब धीरे धीरे करके ग्राइंड हो रहा है, कोई थीम नहीं चलते। अगर रोटेशनल थीम हम कहते हैं कि अब ये थीम चल रहा है, ये देयर इज नथिंग थीमेटिक। वो थीम वो चलते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं। एक चलता है उसमें फंसते हैं, दूसरा चलता है उसमें फंसते हैं, फिर वो रुक के तीसरा जाता है। कभी मेटल्स, कभी फार्मा, कभी आईटी, किसी में किसी के पैसे बने हैं टेक्निकली। मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अ कपल ऑफ स्टॉक्स हियर एंड देयर, बट पैसे किसी के भी नहीं बन रहे हैं अनुज। द ओनली ट्रेड इज ऑप्शन एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन इज गेनिंग मोर एंड मोर मोमेंटम एंड द कंट्रीब्यूशन इज मच मोर। इनफैक्ट मैंने आपके एक दो शोज देखे, प्रोग्राम देखे अनुज। आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्कस in continuation with that, मैं एक साल से बोल रहा हूँ कि पीसीआर will lose its relevance, has lost its relevance। ये पीसीआर वाली स्टोरी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो प्लेन वनीला रीडिंग होती थी पीसीआर with open interest, if somebody will try to gauge that market through that, it is not working anymore। ये पीसीआर सब चेंज हो गया है। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ अनुज, ये जो विक्स है आज 13-14 में जो हम जनरली स्प्रेड में बनाता था 1:2, हम 1:3 पे जा चुके हैं। जो पहले में अक्सर एक डिसिप्लिन होता था कि नहीं इस विक्स पे हमें नहीं बेचना क्योंकि मतलब ये तूफान से पहले आने की शांति है, अब 1:3 भी बेच रहे हैं और उसमें भी पैसे आ रहे हैं। एंड प्रॉब्ली I'll just take a bold call that in times to come ये विक्स 10-11 भी हो सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ लो पार्टिसिपेशन। वो रिटेल की पार्टिसिपेशन का आपने शो किया था अनुज, वो 40 लाख क्लाइंट जो इनएक्टिव हो गए अगले 6 महीने में और 40 लाख कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बुल मार्केट की इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग अब के बार 21,000 से जब वो मार्केट में आता है और जब एक 1.5 साल तक उसके पैसे नहीं बनते और ट्रेडिंग उसको आती नहीं है, तो ऐसे ही इनएक्टिव होते हैं। और चौथी चीज जहां पे शायद आप और मैं थोड़ा डिफर करते हैं, जो कि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, when everything will be rewritten, the long term definition of long term also will be rewritten। तो मेरी लाइफ अनुज बहुत मतलब शॉर्ट टर्म रहती है, वीकली और मंथली। इसीलिए मैं ट्रेडर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि टाइमिंग इज द की। जो 10 साल की बात करता है ना, वो मतलब 8-10 साल की बात, मतलब कि मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। When somebody who wants a zero accountability talks about the long term, this is my perception and my understanding। But otherwise अपनी लाइफ वीकली और मंथली है, इसी में पैसे बन रहे हैं या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ढूंढनी पड़ेंगी और इसी में सबको डाइवर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये देखिए वहां का पार्टिसिपेशन कितना कम रह गया और ये कितना मैनीफोल्ड बढ़ गया है। बिल्कुल। तो और आशु, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रेडर्स फूड चेन की टॉप पर हैं। स्पेशली ट्रेडर्स रिस्क लेते हैं, और ट्रेडर्स के साथ एक और चीज़ है, ट्रेडर्स को तो एसटीटी देना पड़ता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इसके लिए जो और ट्रेडर्स अगर ना हो मार्केट में तो इन्वेस्टर्स को भी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और इन्वेस्टर्स को भी वो प्राइस डिस्कवरी मिलने में तकलीफ होगी। तो ट्रेडर्स की हम बहुत वैल्यू करते हैं। यस एब्सोल्युटली अनुज। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है ना कि मुझे टाइम करना है कि इस हफ्ते में ये होगा कि नहीं होगा, इस महीने में ये नहीं होगा या नहीं होगा। दैट इज वेयर द एंटायर स्किल इज टाइमिंग। जो टाइमिंग नहीं करना चाहता वो बहुत ही बोरिंग और लेजी माइंडसेट है। तो उसमें मतलब और वो कुछ पैसे आएंगे भी नहीं अनुज, वो देख लेना। आई एम टेलिंग यू इन नेक्स्ट 2 years टाइम वी विल बी डिस्कसिंग दिस थ्योरी ऑफ लॉन्ग टर्म। मैं लिख के देता हूँ कि ये सब री रिटर्न होगा और सब चेंज करेंगे। अनुज एक चीज बताइए कि आज इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट when globe is connected, the competition is fierce, the technology plays a havoc। मतलब उधर कुछ हुआ और इधर इफेक्ट आ जाता है, disruptions will be high। कोई 10-10 साल की थीम 3-3 साल में तो थीम्स चेंज हो जाती हैं। तो how can you have that kind of a vision for a long term for a particular sector or a particular stock? पॉइंट टेकन आशु। और क्योंकि आप मेंशन कर रहे थे कि आप फिर वो शॉर्ट टर्म पर ही फोकस कर रहे हैं, ये बताइए ये 17,300 के जो चक्कर हम बार बार काट रहे हैं, इससे क्या कुछ छुटकारा मिलने के चांसेस है आइदर वेज, ऊपर या नीचे? इस जो पोजीशनिंग मार्केट की रही है और हमारी रेंज जो है पिछले 1.5 महीने में हमने देखा और भी नैरो हो चली है, क्या कोई सिग्नल आप पढ़ रहे हैं कि यहां से सिचुएशन और फिसल सकती है या फिर इस रेंज से हम बाहर निकलेंगे? हर्षदा, इसके ना 2 आंसर दूंगा। एक छोटा सा, अपसाइड इज कैप, डाउनसाइड इज ओपन। दूसरा आंसर जो आपने कहा बोल, ये 17,800 18,200 याद है आपको कितना तंग कर रहा था? 2 महीने तक ऐसे लग रहा था कि 17,800 नहीं टूटेगा, 18,200 बस इसके बीच में चलते रहो। टूटा तो 500 पॉइंट वो नीचे आ गया। तो चांसेस तो देखो हर्षदा नीचे के हैं। इसलिए हम ना जितने भी ट्रेड्स करते हैं वो बुल स्प्रेड बनाते हैं 1:2 1:3। हमने बजट पे भी दिया था अनुज, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी में, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी के अंदर। बाउंस बैक आते रहेंगे।
इसलिए हम बुल स्प्रेड बनाते हैं, बियर स्प्रेड नहीं बनाते, क्योंकि जब रेशियो स्प्रेड बनाते हो तो जो अगर 2 या 3 बेच रहे हो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस के चांसेस होते हैं। मुझे ऊपर के अनलिमिटेड लॉस के चांसेस के डर अभी भी नहीं लगते, नीचे के लगते हैं। इसलिए मुझे कंटिन्यूइंग विद द रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी फॉर बुल स्प्रेड, क्योंकि बाउंस बैक जरूर आएंगे, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बट ऊपर में हर्षदा मुझे कुछ भी अभी मार्केट में नहीं दिख रहा। छोटे मोटे स्टॉक्स और ये हर्षदा, इफ यू लुक एट, मतलब एनालिस्ट के भी लिए मैं एट टाइम्स आई पिटी द एनालिस्ट, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट, वो हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब इतनी नैरो मार्केट आ रही है, लाइक यू राइटली सेड, कि स्टॉक्स में कोई ट्रेड निकल के ही नहीं आ रहा। और इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ट्रेड निकल के आता है ट्रेडिंग डिलाइट, तो वो अदानी ग्रुप ही है, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज में ही आता है। नो मैटर हाउ मच यू आई मीन लव इट और हेट इट, बट यू कांट अवॉइड इट कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो वहीं पे निकल के आ रहा है। अब आशु जी समझ में आ रहा है, आपसे अगला सवाल पूछूं क्या, लेकिन इंडेक्स पे कोई स्प्रेड क्रिएट किया क्या आपने अभी इस वक्त? मैंने वीरेंद्र, मैंने आज नहीं किया, क्योंकि आज के हम एक्सपायरी की वेट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के 2 स्प्रेड थे, दोनों प्रॉफिट में कट गए, बट आज मेरे पास अभी कोई नया फ्रेश स्प्रेड नहीं है। बट अगर मैं कल जरूर बनाऊंगा तो इवन इफ आई एम नॉट ऑन द शो, आपको मैं पर्सनल जरूर शेयर करूंगा, आप जरूर कर लेना, मतलब व्यूअर्स के साथ, जब भी नेक्स्ट बनेगा। क्योंकि इतनी डिप में मैंने कहा मुझे बनाना बुल स्प्रेड है। अब बुल स्प्रेड में इतने प्रीमियम्स ऊपर के लो हो चुके हैं विंदर, के मुझे ना 1:3 पे भी जाना पड़ता है, और उसमें भी पैसे बन रहे हैं। मैंने बताया कि ये विक्स मुझे 13-14 पे भी अब डर नहीं लगता, क्योंकि नैरोनेस जो है ना, ये हमारा शायद न्यू नॉर्मल हो जाएगा और हम 10-11 पे भी चले जाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है विंदर के, मतलब एक जो सो कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑप्शन फंडिंग वगैरह मार्केट में चलती थी, धीरे धीरे वो सब मुझे लगता है कि मार्केट से विड्रॉ हो गई है और अपने पैसे का बिल्कुल काम हो रहा है, जिस तरह के मार्जिनिंग सिस्टम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन भी है और खराब साइन भी है। खराब साइन है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, अच्छा साइन है कि वो जो वॉलेटिलिटी कम होती है तो वाइड स्विंग्स कम होंगे, तो बेचने वाले को पैसा आएगा। सो आई एम स्टिल एन ऑप्शन सेलर इन दिस मार्केट। तो आशु जी, कोई इंडिविजुअल स्टॉक जो आपने ट्रैक किया हो जो आपको अच्छा लगा हो ऑफ लेट? कुछ नहीं है अनुज, मतलब ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, किसी स्टॉक में मुझे दम नहीं रहा। अगर आप बोले तो हमने अभी रिसेंटली, मतलब आज अदानी पोर्ट 615-16 पे एक फ्रेश बाइंग दी है विद 580 रुपीज स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑफ 660-690 कि अदानी पोर्ट में जो आज जो ये डील्स हुई हैं, और काफी कुछ हो चुका है, काफी नेगेटिव चीजें आ चुकी हैं। आई एम नॉट गंगो अबाउट के बहुत मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म क्या होगा। जो हम बाउंस बैक के लिए खेलते हैं वो उसके लिए मतलब प्ले करते हैं, उसके लिए मैंने अदानी पोर्ट हमने बाइंग दी है। और एक अदानी एंटरप्राइजेस का एक इंटरेस्टिंग स्प्रेड भी है जो हमने कल दिया था 1300 और 1600 1:1, आज थोड़ा बढ़ गया तो 1400 और 1700 1:1। मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट में भी, अदानी एंटरप्राइजेस में भी सॉरी, एक रिकवरी आनी चाहिए। तो 1400 की एक कॉल लेके 1700 की एक कॉल बेची है। ये इस तरह के स्प्रेड्स हम ना बना रहे हैं, लेकिन लेना ये बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू है, नहीं तो ऊपर नीचे सर्किट, नीचे सर्किट, ये आपको ऐसे हार्ट अटैक देगा कि मतलब वो जो फियर ऑफ अनलिमिटेड लॉस है ना, वो सौदा कटवा देगा। अब हमने जैसे अदानी 1400 की एक कॉल लेके 1700 की एक कॉल बेच दी, अब हम बिल्कुल शांति से बैठे हैं। मुझे पता है कि मेरा वर्स्ट लॉस जो 150 पौने 200 रुपए उससे ज्यादा होगा नहीं, बट इफ इट रिमेन्स अबव 1500 एंड गोज टुवर्ड्स 1700-1800 विल हिट अ गुड प्रॉफिट जैकपॉट। सिमिलरली अदानी पोर्ट में ऐसा कोई स्प्रेड नहीं है। अदानी पोर्ट इज ए प्लेन वनीला बाय at 615, 660, 580 का स्टॉप लॉस और 660 to 690। As I said while answering your question, कि ट्रेडिंग का मजा भी ऐसे स्टॉक्स में जिनमें कुछ हुए। बाकी आपने लास्ट टाइम भी पूछा था टाटा मोटर, जब ऑटो चल रहे थे, अब ऑटोस का भी मतलब जो आउट परफॉर्मेंस चल रही थी, आपने देखा ऑटोस का भी नंबर लगा दिया नीचे में। तो कुछ भी नहीं है। आप 2 में पैसे बना भी लेंगे अनुज, लेकिन अगला तीसरा चौथा इतना आपका पैसे ले जाएगा कि कुछ आपको मजा ही नहीं आएगा। सो आई एम नॉट इनटू दिस 5, 7, 10 रुपीज ट्रेडिंग अनलेस मार्केट डिसाइसिवली कोई ऊपर नीचे कोई बड़ा मजा दे। ओके आशु जी, चलिए शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर अगले शो में फिर बात करेंगे आपसे और फिर एक फ्रेश स्प्रेड समझेंगे। अभी के लिए एक ब्रेव हार्ट ट्रेडर अगर आप हैं तो ये ध्यान रखिए, लेकिन ये सिर्फ ब्रेव हार्ट्स के लिए है, अदानी ग्रुप में जो 2 ट्रेड्स आशु जी ने सजेस्ट की। लेकिन अब मार्केट एक बार ज़रा देखते हैं 3 PM मूव आ रहा है कि नहीं। कोई ऐसा लग रहा है कि 17,300 निफ्टी ने बचा लिया है हर्षदा, और 40,400 बैंक निफ्टी ने, और 3 PM मूव का कुछ बचा नहीं है। तो लग रहा है ये ऑप्शन सेलर का मार्केट टिपिकल 17,300 के पुट और 17,400 की कॉल, ये दोनों एक बार स्क्रीन पर रख लीजिए और देखिए यहाँ पर क्या प्रीमियम है। आप नोटिस करेंगे दोनों ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ अब जाएंगी। 400 की कॉल तो खैर ज़ीरो हो ही गई होगी ऑलमोस्ट, और 300 की पुट भी अब तैयारी कर रही है ज़ीरो की तरफ आने की। तो एक बार ज़रा ले आते हैं, अगर वो ऑप्शन आ जाएँ दोनों तो बहुत सही टाइमली रहेगा। नहीं 100 नहीं, 17,400 की कॉल बोला मैंने, और 17,300 की पुट।
400 की कॉल और 300 की पुट। 400 की कॉल देखिए 30 पैसे रह गई और 300 की पुट मेरे ख्याल से अभी 2-3 रुपये होगी या थोड़ी सी हल्की से ऊपर हो सकती है। हाँ 1 रुपये है बस, वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो ये टिपिकल ऑप्शन राइटर्स गेम आज, और ज़बरदस्त इनमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है। असली मार्केट का टेक्सचर अब कल पता चलेगा। आज के इस मूव से लेकिन एक चीज़ हो गई, वो 17,255 बचा लिया आपने। 17,255 ज़रूरी था उसका बचाना, वो बचा लिया। और बैंक निफ्टी में भी एक दिन और दूंगा मैं, आज हालांकि वीकनेस है लेकिन कल का दिन और दूंगा देखने के लिए कि क्या ट्रेंड बन रहा है वहाँ पर बैंक निफ्टी में। वैसे नॉर्मली हम इस समय कुछ एक दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पर बड़े मूव्स आ रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी वैसा कोई भी ट्रेड नहीं देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर आप दिग्गजों पर ध्यान दें, ज़्यादा कुछ एक्शन हुआ ही नहीं है। नाम के तौर पर अच्छा ग्रासिम में थोड़ा सा एक्टिविटी, अदानी पोर्ट में और 0.22% तक का मूव देखने को मिला है, लेकिन ऑन द होल ज़्यादा कुछ बड़े मूव्स नहीं देखने को मिले हैं। तो जहाँ पर अब तक का ट्रेड बन चुका है उस पर एक व्यू ले लेते हैं। एक तो कोल इंडिया, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है थोड़ा बहुत रुझान तेजी का बनता हुआ। मौजूदा स्तर 222 पर। गाबा साहब, कोल इंडिया पर क्या व्यूज है? मेरे ख्याल में हमने 2-3 हफ्ते पहले भी इसको डिस्कस किया था और उसके बाद सेटल हो गया था काउंटर। आज का ये मूव किस तरफ ले जाएगा? आज भी हमने शायद डिस्कस किया था, लेकिन कोल इंडिया का जो चार्ट है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस लगता है बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। 215, 216, 218 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उसके बाद ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे एक ब्रेकआउट मिला है। इसका टारगेट कम से कम 230 तक होना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वहां तक चला जाएगा। अब ट्रेड कर रहा है 223 के आसपास, तो 220 तक वहां ब्रेकआउट मिला है, वहां डिप्स बायबल है, उसको फिर थोड़ा वक्त देना पड़ेगा 230 के लिए। स्ट्रक्चरली लगता है आईबॉल के हिसाब से 230 तक जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पे भी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी। एक बार जरा प्लीज़ आप फिर से निफ्टी आईटी के ओवाइडेशंस को देखिए। तो आज हम मानस से सुबह बात ही कर रहे थे इन्फोसिस की पुट ऑप्शन। एक बार आप लेके आइए टीसीएस, डेलो पर, टेक महिंद्रा और आई थिंक विप्रो। टेक महिंद्रा में भी काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है। एक बार जरा टेक महिंद्रा स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि मैं आई थिंक सुबह सुबह एक फ्लैग दिख रहा था इसमें, इन्वर्टेड फ्लैग। हालांकि नहीं, उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। नहीं, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, एक डेवलपमेंट है ये, अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे 628.30 का भाव। सिर्फ एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि दैट मीन्स ये भाव जो है वो 1 फरवरी यानी बजट डे के दिन जो सेकेंड हाफ में कार्नेज हुआ था, जिसमें अदानी पोर्ट्स में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था, एग्जैक्टली ये प्राइस उस दिन का हाई अदानी पोर्ट्स का एग्जैक्टली यही था, 627.40। एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें ट्रैजेक्टरी क्या है उसकी, थोड़ा बीटीएससी ट्रेड्स को पहले ही पिक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो स्विंग है काफ़ी थिन है। आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स की ट्रैजेक्टरी क्या है, और इट्स 16 पॉइंट प्लस, हार्डली अगर आप देखें 16 पॉइंट प्लस इस वक्त। मानस, क्या कैरी करने में आप कंफर्टेबल हैं कल के लिए? मैं थोड़ा सा अर्ली पिक कर रहा हूँ ताकि अगर आप देखें एक हमें बातचीत का मौका मिल पाए। क्या कंफर्टेबल है आप कैरी करने में कल के लिए? देखिए, बिकवाली करके जाएंगे, और बिकवाली करनी है सीमेंस में, क्योंकि अगर आप सीमेंस के पैटर्न देखेंगे तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 3170 के आसपास था, स्टॉक ने उसको रीच किया, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस 3220 3220 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ टारगेट बड़े हैं। आई थिंक टारगेट करीब 3025 के आसपास के आते हैं। तो सीमेंस में बिकवाली करनी है 3220 के स्टॉप लॉस के साथ 3025 के टारगेट के लिए। ओके, सीमेंस में अगर आप देखें सेल 3143 पे आपका, अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल, और इनफैक्ट इसे एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल की संज्ञा दे सकते हैं आप। पिछली 5 कैंडल्स को कवर कर लिया, 10 डे में तोड़ दिया, 20 डे में तोड़ दिया। 20 डे में सीमेंस ने अगर आप देखें फरवरी महीने में कभी नहीं तोड़ा था, बट ह्यूज सेल बना इसमें आज। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे? डिफेंसिव बेट कोलगेट अच्छा लगता है मुझे। ट्रेड करेगा 1497 के आसपास, टारगेट है करीब 1512 या 13, स्टॉप होगा 1489 कोलगेट। अगर आप देखें मुस्कुराहट, कोलगेट को बाय करना है, कैरी करेंगे आप कल के लिए एट 1497 ट्रेड करता हूँ। एक बार जरा प्लीज़ कोलगेट लेके आइए स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये क्लोजिंग किस तरफ जा रही है। 1497, यस, एक ज़माने बाद इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज
कोलगेट का 23 दिसंबर यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अगर देखें ऑलमोस्ट 2.5 महीने के अंतराल के बाद ये क्लोज आ रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कोलगेट का। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, अच्छे वॉल्यूम्स और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। अमित आपके कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, काफी डिफिकल्ट मार्केट है। कोलगेट मेरा चॉइस था लेकिन गाबा सर ने दे दिया। सेकंड डिफेंसिव चॉइस मेरा रहेगा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट काफी अच्छे से रेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट के बाद। इसका नेकलाइन अराउंड 570 टू 575 था। नीचे में लेवल्स में मुझे लगता है इसमें काफी सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है। कैश में इसका प्राइस 581 का, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 594 और स्टॉप लॉस रहेगा 575 रुपए का। 575 का स्टॉप लॉस। बर्जर पेंट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, अमित जी का कॉल है, कैरी करेंगे कल के लिए। और रुचित वजह है, रुचित आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी टोरेंट पावर में क्या यहाँ पे बीटीएसटी के लिए बाय करने की सलाह दूंगा। प्राइमरली पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है जो अभी भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पे मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। करंटली 515 के आसपास खरीदारी करें, 508 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 527 तक के टारगेट्स करें। ओके, चलिए एक काम करते हैं, जरा एक बार इंडेक्स पर नज़र रख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश इंट्राडे लो बनाया 40,403 का और निफ्टी 17,322। क्लोज ख़राब है। हाँ। क्योंकि ये इवन दो एक्सपायरी, मुझे लग रहा है सिर्फ एक्सपायरी की वजह से निफ्टी 17,300 बचा गया, वरना निफ्टी भी आज 17,300 शायद ब्रीच कर देता। और जिस तरीके का बैंक निफ्टी में बार बना है, ये नहीं बनना चाहिए था। आज कल की तेज़ी के बाद बैंक निफ्टी को आज एटलीस्ट 40,600 नहीं तो कम से कम 40,500 से डिफेंड करना चाहिए था। चलिए अब एटलीस्ट 40,400 डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन ओवरऑल जो है आज मार्केट का मुझे लग रहा है कि टेक्सचर थोड़ा सा बिगड़ा है, खासतौर से जिस तरीके से HDFC बैंक ने जिस तरीके से मूव किया है। अब इशू ये है हर्षिता यहाँ पे कि आज US मार्केट का एक्शन कैसा रहता है, क्योंकि आज सुबह हमारी कमेंट्री में ये सार ये था कि 4% की बॉन्ड यील्ड मार्केट किस लेवल तक पचा चुका है। अब अगर ये 4 से भी और आगे बढ़ती है, 4.1, 4.2 उस तरफ जाती है, तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। उसमें फिर एक्विटीज़ के लिए फिर फ्रेश सेलिंग आएगी। लेकिन आज जो है, भले ही आप एक्सपायरी का बहाना बना ले, जो भी बना ले, आज मार्केट के का जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी ख़राब है। क्लोजिंग अगर यहाँ पर हो गई तो ये क्लोज काफ़ी ख़राब होगा। क्लोजिंग आप किसी तरीके से अगर 17,350, 360 के ऊपर ले जाते तो मैं फिर कहता चलिए ठीक है, कोई नहीं, एक दिन और देखते हैं, लेकिन ये क्लोज बुल्स के लिए काफ़ी ख़राब है। क्लियरली तो प्रेशर बनता हुआ आप देखते हैं 17,300 होल्ड करेगा या नहीं, क्योंकि 320-21 के आसपास ही हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नजरें रहेंगी कि इंडेक्स जाकर फाइनली कहां टिकता है। लेकिन एक स्टॉक जहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है, उसको फटाफट से रिविजिट करते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, याद होगा आपको कार्यक्रम की शुरुआत में 17% ऊपर था अकाउंट, अभी भी 16% के गेन्स। अब जोरदार एक्शन के पीछे दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है और उस नोट में कई सारी हाईलाइट्स आई हैं कि यहां से आगे बिजनेस किस तरह की ग्रोथ दिखाएगा। सुमित हमारे साथ है। सुमित, आज का एक स्टार परफॉर्मर है गिरते बाजार में। 37% चला ये पिछले 4 सत्रों में, तो जोरदार तेजी मैक्रोटेक ऑलरेडी दिखा चुका है। 3 डिजिट से 4 डिजिट की तरफ ये स्टॉक अब कामकाज कर रहा है, स्ट्रांगली 4 डिजिट की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छे नंबर्स आए हैं, कुछ ट्रिगर्स। पहले तो एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, इन्होंने अपनी एक एनालिस्ट कॉल भी की थी, उसका आउटकम भी इन्होंने एक्सचेंज पे अपलोड किया। और कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ही बेटर थे। डेट साइड पे रिडक्शन है, MMR रीजन में एक्सपेंशन है, बैंगलोर जैसी नई मार्केट्स के अंदर एक्सपैंड किया है। तो ये कुछ चीज़ें तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं। लेकिन FY26 तक का एक 20,000 करोड़ रुपए के प्री सेल्स का टारगेट कंपनी ने मेंशन किया है। कुछ की हाईलाइट्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट एबिटा करीब 100 करोड़ जो कि FY26 तक और 500 करोड़ जो कि FY31 तक कंपनी लेकर पहुंचने का अनुमान लगा रही है। कंपनी ने यह भी बात बोली है कि ये बहुत स्ट्रांगली इनको रेवेन्यूज़ की उम्मीद है। जो इनका इंडस्ट्रियल पार्क स्पेस है, जो कि ये मॉर्गन स्टैनली के साथ JV में बना रहे हैं, वहाँ से एक अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट होने का अनुमान गोइंग फॉरवर्ड लगा रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये आने वाले समय में इन्होंने अपनी जो हर सेगमेंट के नए CEOs अपॉइंट किए हैं, अपनी अपना वर्कफोर्स बढ़ाया है, उसका भी अब इम्पैक्ट जो है बिजनेस के ऊपर आना शुरू हो गया है और एक बड़ा स्केल ऑफ डेवलपमेंट ये गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्टिकल के अंदर भी वेंचर करने की बातचीत कर रहे हैं, जो कि इन्होंने गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन प्लान के अंदर ईयर मार्क कर रखा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो ही कंपनी कामकाज कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के पास ऑलरेडी कैश है
और डेट को फर्दर रेज नहीं करेंगे, कैश से इंटरनल अक्रूवल से कैश जनरेट भी हो रहा है और प्लस उससे डेट को भी ईज आउट करेंगे। तो ये दोनों ट्रिगर्स कंपनी के लिए कामकाज कर रहे हैं और शायद अच्छी वैल्यू भी थी, तो बाजार ने इसलिए इसको एक अच्छा ट्रिगर के तौर पर लिया और बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया सुमित। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। हम मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि इतना क्यों गिरा ये स्टॉक, और अब देखिए एक बार 1 महीने का चार्ट लेकर आइए, देखिए हर्षिता ये एकदम वी शेप रिकवरी, मतलब जितना गिरा उतनी तेज़ी से, उससे ज़्यादा तेज़ी से वापस भाग गया। बहुत मतलब ये सेम इसका ना IPO लिस्टिंग के बाद भी ऑलमोस्ट ऐसा ही इसका एक पैटर्न बना था, मुझे याद है। बहुत इंटरेस्टिंग। अरुण, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि कंपनी किस प्राइस ब्रैकेट में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। अब इतने सारे स्पैम मैसेजेस आते, तो कुछ देर पहले मेरे पास आया था, माटुंगा ईस्ट में लोढ़ा डिविनो है, 10 एकड़ का प्लॉट है, 4 टावर बनेंगे 45 फ्लोर के, 2 BHK 3.49 करोड़, 3 BHK 5.15 करोड़, 3.5 BHK 5.69 करोड़, और एपेटाइट है, इसीलिए प्रोजेक्ट्स लार्जली लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले वो रिपोर्ट भी पढ़ रहे थे जो किसी एक रियल एस्टेट फर्म ने निकाली कि कि लग्जरी हाउसिंग की डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस पर्सपेक्टिव से क्या फिर लोधा में एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड लेने की, क्योंकि कंपनी भी कहती है, आशीष महेश्वरी, एपेटाइट अच्छी खासी है। नहीं, आप म्यूट पर हैं आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं भी अनुज की बातें सहमत हूँ। ये स्टॉक 1200 से गिर के क्यों 750 तक गया और फिर दोबारा क्यों बाइंग आई, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें तो 75% शेयर्स प्रमोटर के पास है, 19% शेयर इसमें FIs हैं, 3-3.5% शेयर होल्डिंग इसमें डोमेस्टिक फंड के पास है, और रिटेल जनता सिर्फ 1-1.5% की शेयर होल्डर है। तो मुझे लगता है कि जब भी इसमें से कोई भी बड़ा फंड निकलने की कोशिश करेगा तो उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। तो शायद जब सेल ऑफ हुआ तब बायर नहीं होंगे, और अब इस लेवल पे दोबारा से कोई इंस्टीट्यूशन बायर मिल गए हैं फंड को, नहीं तो इतना क्विक मूवमेंट नहीं होता। जहाँ तक बिजनेस की बात है तो मेरा मानना है Q3 का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था। इसके अलावा जो पालवा में सेल वेलोसिटी अच्छा है, पुणे का वॉल्यूम भी अच्छा आया था, कार्डी में भी उनका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आपने जैसा भी बताया। इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी उनके लॉन्च स्टेज में है, तो बिक तो रहा ही है। और क्या किया है बिल्डर्स ने मुंबई में कि प्राइजेस को भी इतना अट्रैक्टिव बना दिया है कि गोरेगांव से लेकर आप समझिए बैंड्रा तक प्राइस एक हो गए, सिर्फ फ्लैट का साइज आधा हो गया है। जो सी चीज आपको 600-650 स्क्वायर फीट की यहाँ पे वहाँ 300 स्क्वायर फीट में मिलता है, और रेट एक ही कर दिया है, तो जिसके कारण से सेल वेलोसिटी बिल्कुल बनी हुई है। तो मुझे तो इनफैक्ट अट्रैक्टिव नजर आता है मैक्रोटेक्स लेवल पे। मेरा सलाह बाय की ही रहेगी। बिल्कुल, बिल्डर्स ने 2 काम किए हैं, एक तो ये किया और एक दूसरा नए एरियाज डेवलप कर दिए हैं, वो अपर वर्ली, न्यू कप परेड, और एक ईस्टर्न फ्रीवे के साइड से अगर आप निकलेंगे ना, वहाँ बहुत नए काफी नए प्रोजेक्ट्स, काफी नए नाम डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे। मतलब आपको हैरानी होगी कि मुंबई में ये जगह भी कभी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, और अभी जो ट्रांस हार्बर ये वाली बन जाएगी, उसके बाद आप फिर देखना शिवरी साइड में और ज़्यादा, मतलब और अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सुमित, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया गया था कि ये सेलिंग जो आई थी उसका एक कारण, जून एंड में प्रमोटर होल्डिंग 82% थी, उसको इन्होंने कम किया वो नॉर्म्स के साथ करने के लिए। दिसंबर एंडिंग में 75% थी, तो उसी का इम्पैक्ट कॉस्ट आया होगा, जिसकी वजह से ये जो 7% बिका मार्केट में माल, उसकी वजह से ये स्टॉक गिरा और वापस उन्हीं लेवल्स पर रिक्लेम कर लिया। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और एक बार जरा डीलिंग रूम्स से जो उनको फीडबैक मिल रहा है उसकी जानकारी ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, बाजार भले ही नीचे है लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। PSU बैंक्स में आज डीलर फिर से काफ़ी एक्टिव है। इनफैक्ट आज सेक्टोरली भी देखें तो PSU बैंक्स में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यहाँ उनकी पसंद आज कैनरा बैंक है, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ BTST ट्रेड आप ले सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट 4% है, यानी लगभग 16 लाख शेयर आपको ऐड होते हुए दिखाई दिए मार्च सीरीज में लॉन्ग साइड की तरफ। और डीलर्स को लगता है कि कैनरा बैंक में लगभग आपको 295 से 300 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो कैन बैंक का एक स्टॉक है जहां उनको लगता है 5 से 10 रुपए की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। इसके अलावा BPCL, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑब्वियसली LPG के जैसे ही सिलेंडर के दाम बढ़े वैसे ही एक्टिव होने वाली हैं। और इन जनरल अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल की रिकवरीज भी ठीक ठाक हो रही हैं।
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में डीलर्स को लगता है थोड़ा बहुत पोजिशनल अपसाइड अगर आप यहाँ देखें तो स्टॉक में 5-7% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट 3 लाख शेयर्स नीचे, यानी यहाँ इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट कवरिंग भी आपको दिखाई पड़ रही है। BPCL और कैनरा बैंक ये दो फिलहाल ट्रेड्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है डीलिंग रूम में। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, कैनरा बैंक पर अमित मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि PSU बैंकों में हमने देखा है SBI की ज्यादा चर्चा की है हमने हाल फिलहाल, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स पर नजरें आती है, लेकिन कैन बैंक क्या इंडिकेट कर रहा है चार्टिकली? जी हर्षदा मैम, कल भी हमने डिस्कस किया था, कैन बैंक स्लोली स्टेडली ऊपर जा रहा है। इसका लगभग 200 EMA पे इसने सपोर्ट लिया था। स्टॉक ने अब अपना 100 EMA भी क्रॉस 20 EMA भी क्रॉस कर लिया है। इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट आता है 296 का, और वो अगर क्रॉस होता है तो 300 के टारगेट से अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस इसमें लगभग 286 का रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 300 रुपीज। कैनरा बैंक में एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, तेजी की पोजीशंस आप कैरी कर सकते हैं। पावर ग्रिड, और आपको याद होगा कुछ देर पहले मेरे ख्याल में वीरू ने ही टोरेंट पावर का ये सुर छेड़ा था, फिर NTPC पर आ रहे थे। पावर ग्रिड में इस घंटे जाते जाते काफी तगड़ी पोजीशंस अब फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। एक बार नजर डालेंगे प्लीज आप पावर ग्रिड के स्टॉक पर। मानस, ट्रेड लेंगे, 1% नियरली ऊपर आ गया है। तो देखिए पिछले मेरे ख्याल से अभी 4-5 दिन पहले भी हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी, स्टॉक करेक्ट हुआ, लेकिन करेक्शन में 200 मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हुए। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 225 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 216 रुपए 90 पैसे के रहेंगे और टारगेट 225 रुपए के रहेंगे, दोनों ही कैश लेवल्स। पावर में स्ट्रेंथ है, इसमें कुछ राय नहीं करा। देखिए पावर में स्विंग विजिबल है। अच्छा डायरेक्टर साहब, जरा आप एक बार अब रेडी रखिए स्टैट्स सारे के सारे मार्केट ब्रेथ के, और निफ्टी ऑलमोस्ट आप याद रखिएगा उसी ट्रेजेक्ट्री में क्लोज हो रहा है जो कि आज की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री है 17,300। रिलायंस भी डे लो की तरफ प्रोसीड करता हुआ, अगेन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी पे जो प्राइस डैमेज हुआ है उसमें इसका भी योगदान है, वर्सेस इंट्राडे हाई ऑफ आई थिंक 2352, ये करीब 2326 पे लगभग 26 रुपये वहाँ से रिट्रेस हो चुका है। बैंक निफ्टी ने अब क्या किया, कल के अपने ओपनिंग पॉइंट को भी वॉलेट कर दिया और अब डे लो की तरफ खिसकता हुआ। टेक्निकली हम एक बहुत वीक क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, और कल जो पुट राइटिंग विजिबल थी 17,400 की स्ट्राइक पे, हालांकि वो कोलैप जैसी हुई, उसके बाद 17,300 आना था, वो ही गया, बट सरप्राइज था थोड़ा सा निफ्टी बैंक। खैर, अब एक काम करते हैं, सेटअप लेके आते हैं और लॉन्ग्स और शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग सबको देखते हैं। इट्स हार्डली 52, दैट मीन्स कल के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो इट्स ऑलमोस्ट हाफ, आधे 52 लॉन्ग्स, 16 शॉर्ट कवरिंग, 105 शॉर्ट, ह्यूज, और 18 अगर आप देखें तो यहाँ पर आज लॉन्ग अनवाइंडिंग। देखते हैं स्टॉक्स कौन कौन से थे। देखिए आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्रमबद्ध तरीके से आप देखें तो यहाँ पर वो हाजिर है, और एक अपना BHL, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, AC में आज लॉन्ग है, BHL में लॉन्ग है। हालांकि BHL आके जाके एक जगह रुक गया, आज न्यूज़ स्पेसिफिक मूव था, बट आके मेरे ख्याल से अपने लास्ट ड्यू एवरेज पे रुक गया। शॉर्ट कवरिंग थी कोल इंडिया में, अच्छा मूव था, BPCL में, एक्साइड में, मैरिको में, MRF में आज शॉर्ट कवरिंग थी। मतलब इस सेशन की हाईलाइट सिर्फ याद रखिएगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे, बाकी बैकफुट पर शॉर्ट बिल्डअप जहां था। सीमेंट्स में आज एक सरप्राइज पैकेज था, कंप्लीटली अगर आप देखें आज कोलैप्स हुआ। कल इसमें हमने कुछ अच्छे ऑप्शन ट्रेड्स किए थे, लेकिन आज यहाँ पे कोलैप्स हुआ। इंटेलेक्ट डिजाइन, ICICI पूल, लॉरस लैब, मारुति सुजुकी सब बैकफुट पे क्लोज हुए। इनफैक्ट रिवर्सल आज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आई मीन लुक एट सीमेंट्स, लुक एट मारुति में कल कितना स्ट्रॉन्ग मूव था पोस्ट नंबर्स, बट कोलैप्स हो गया ये आज स्टॉक। और लॉन्ग अनवाइंडिंग फर्स्ट सोर्स, कैन फिन होम्स, अदुल, और साथ ही साथ इंडिया मार्ट में हर्षदा। जी हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, लेकिन वीरू एक कैश मार्केट का ट्रेड और ये न्यू इकोनॉमी कंपनी नायका में हम देख रहे हैं अचानक अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। नियरली 3.85% के गेन्स पर दरअसल ये अपनी आज की समाप्ति की तैयारी कर रहा है। बहुत ही स्मार्ट स्पाइक आया है। गावा साहब, नायका बताइए, 148 के लेवल्स के आसपास, वॉल्यूम्स भी आर नॉट बैड। यस, ट्रेडिंग बेट बनता है, प्योरली ट्रेड करा है 147.80 पे, 146 का स्टॉप लगा चलें, बहुत कम है। ऑन द अपसाइड शायद 150, 152 ये एक पॉसिबिलिटी वहां तक जाने की, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, प्योरली अ ट्रेडिंग बेट।
नायका में एक ट्रेड क्लियरली बनता है। अच्छा, आशीष महेश्वरी से हम डिस्कस कर रहे थे मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा 1000 के ऊपर निकल चुका है स्टॉक, 20% का अपर सर्किट लग गया। आज की इस तेजी में ना एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो वो मोतीलाल ओसवाल ने बहुत खूबसूरती से वो रिपोर्ट पेश की, 1205 का मेरे ख्याल में उनका टारगेट है, लेकिन इसके साथ काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी आई है। नेली 5.5 to 6 टाइम वॉल्यूम्स पर दरअसल ये स्टॉक आज भागा है, तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला। एक बार मानस टेक चेक हो जाए लोढ़ा डेवलपर्स या फिर मैक्रोटेक पे। तो देखिए लोधा पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से तो अभी भी स्ट्रेंथ लगती है। आई थिंक इस बार ये जो हर्डल है 1020 के आसपास का, उसको ब्रीच करेगा और 1125 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल से भी 100 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो 960 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 1125 के टारगेट सेट करना है। तो ये 1125 के लिए एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है ट्रेडर्स के लिए। ये आपके लिए मैक्रोटेक पर व्यू 20% के अपर सर्किट पर आज जाकर टिक रहा है। एक दो और ट्रेड्स जहां पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लौटा है और साइजेबल मूव्स एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिल रहे हैं। उसमें आप ऑफ कोर्स जोड़ सकते हैं आज फिर IRFC का स्टॉक। रेलवे कंपनियों पर हम पहले भी चर्चा जो कर रहे थे, IRFC, RVNL, राइट, टीटागढ़ जैसे ट्रेड्स में काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिली। अमित, इनमें से कोई स्टॉक जो आप ट्रैक करते हैं? RVNL देखिए 12% ऊपर, IRFC में करीब 4% तक के गेंस, और ये क्लियर हुआ था उस चर्चा में कि आगे सरकार वंदे भारत में कुछ और पैसा कमिट करती हुई दिखाई देगी। उसके लिए ऑफ कोर्स रेल नेटवर्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, और उसी को शायद मार्केट इस समय ऑनर कर रहा है। जी हर्षदा मैम, राइट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नेकलाइन से ब्रेक कर रहा है, जो कि लगभग 337 के आसपास है। स्टॉक ने डेफिनेटली थोड़ा गेन राइट्स ने जरूर गिव अप कर दिया है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। 342 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस इसका डेज लो 333 रखे फॉर अ टारगेट ऑफ 360। जैसे कि हमने RVNL की बात की है, RVNL ने 200 डेमा के आसपास जाके आज एक गैप अप के साथ RVNL ने ओपन किया है एंड वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है इसमें। तो यहाँ भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस आएगा 66 के पास। अगर कल के सत्र में सवेरे ये वहां से निकलता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 70 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 62। ओके, RVNL आपके स्क्रीन पे अच्छा मूव दिया इसने, और कल और परसों में तो जनाब गजब मूव दिया इसने। 6590 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, मतलब 2 दिन में 56 से लेकर 66 की ट्रेजेक्ट्री में। एक बार IRFC देखेंगे क्या कर रहा है यहाँ पर। IRFC ये आपकी स्क्रीन पे 2850 पे, इसने भी आज इंट्राडे बेसिस पर आप देखें तो करीब 2960 का हाई लगाया। खैर, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो पेनफुल पॉइंट्स हैं बाजार के, जिसमें निफ्टी बैंक भी आखिरी में अगर आप देखें इस डाउनसाइड में पार्टिसिपेट कर रहा था बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से, 350 अंक नीचे, 450 अंक नीचे। निफ्टी IT आज एक कंप्लीट अगर आप देखें कोलैप्स रहा। मतलब निफ्टी IT तो खैर, निफ्टी तो डैमेज हुआ ही हुआ, निफ्टी IT डैमेज हुआ ही हुआ, बट बैंक निफ्टी पर आप देखें तो जो एक हल्का सा डाइवर्जेंस था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, वो आज बिल्कुल अगर आप देखिए खत्म हो गया। अगर ये क्लोज है 17318, तो ये कैसा क्लोज है? 17318 यानी ये इस दौर का एक और खराब क्लोज, और एवरेजेस के लिहाज से बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो ये भी एक खराब क्लोज, ऑलमोस्ट कल के लो के बराबर, 10 डे के नीचे, और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है करीब यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि 380 अंक दूर 39970 के जोन में। निफ्टी IT का 380 अंकों का डैमेज याद रखेगा, इट्स अ क्लोज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कल नहीं हुआ था, कल रिवर्सल आ गया था, परसों क्लोज हुआ था। उससे एक सेशन पहले अगर आप देखें ये इंट्राडे में 200 डे के नीचे गया था, बट फाइनली अगर आप देखें आज क्लोज। और याद रखिएगा इन 5 सेशन का लोस, आज का, कल का, परसों का, उससे और पहले दिन का, वो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चार्ट पे, आखिरी डेली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट एवरेज होता है वो वही बचा हुआ है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक स्टॉक लेके आइए आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज सुबह इनफैक्ट कल निफ्टी के बैंक के कंफर्ट जो थे, निफ्टी बैंक जो कल काफ़ी चल रहा था उसमें SBI का काफ़ी योगदान था, लेकिन आज ये भी सिंक हुआ, बहुत डिसाइसिवली नहीं, लेकिन यस 532.95 पे अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आज इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन सिंक हो गया। और कुछ और स्टॉक की कैटेगरी आप देखें तो जिसमें हेवल्स
एक बार हेवल्स लेके आइए 1196 पे, आज इसका कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, डे लो की ट्रैजेक्टरी में, कहाँ 1220 से अगर आप देखिए कहानी की शुरुआत हुई थी और 1197 पे एग्जैक्टली एट डे लो हेवल्स आके ट्रेड करता हुआ। लेट्स चेक वोल्टास, एक वो थीम जो बाजार थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा था जिसको लेकर वोल्टास, आज पहला स्टॉक स्क्रीन पे यही गया था। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज वोल्टास का क्लोज आ रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी एक एरा के बाद, एक ऑलमोस्ट एक जमाने के बाद, यानी ये क्लोज 9 मई 2022 के बाद पहली बार वोल्टास जो है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता हुआ। और एक स्टॉक और देखिए, फिर हर्षता के पास चलेंगे, टोरेंट पावर जिसका मैंने जिक्र किया था, अच्छा मूव दिया है इस स्टॉक ने, क्लोजिंग में भी अच्छा मूव दिया, एक टिपिकल फ्लैग था, हालांकि बाद में स्विंग हुआ, बट स्टिल दिस क्लोज कम्स अराउंड 518, एक अच्छे क्लोज की तरफ। कुछ थीम थी जो चल रही थी, लेकिन ज़्यादातर थीम जो है आज कोलैप्स होती हुई, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT ऑलमोस्ट एट डे लो, मार्केट्स एट डे लो क्लोज होने की तैयारी करते हुए। हर्षता, ओवर टू यू। वीरू, एक्चुअली ये हो गया मार्केट में, जिस दिन थीम मिल जाती है तो बैंक्स IT के लोग पीछे उसके पड़ जाते हैं, वरना वापस वो समर वाली थीम में आ जाते हैं, जैसे आज हुआ, फिर पावर चल गया, फिर वोल्टास चल गया, फिर ब्लू स्टार चल गया, घूम फिर के नया कुछ है नहीं वैसे इस मार्केट में। और क्लोजिंग भी वैसी की वैसी एकदम शांत, 17,300 बस संभाल रहे हैं हम, 135 अंकों की गिरावट पर निफ्टी जाकर टिकेगा। निफ्टी बैंक भी करीब 371 पॉइंट नीचे, तो 44,400 जिसके टूटने का डर था वही हो रहा है। 4400 टूटना मानस क्या इंडिकेशन दे रहा है आगे निफ्टी बैंक के लिए, उस पर एक टिप्पणी हो जाए, फिर हम क्लोजिंग की तरफ और वॉल की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो देखिए पुल बैक में 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हुए, उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पाया, और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि जो पुल बैक था वो कंप्लीट हो गया है। वापस हमें जो रीसेंट लोज 39,700 के आसपास के थे वो टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, इसलिए आई थिंक पुट ऑप्शन में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, 40,300 या 40,200 का पुट ऑप्शन लेके जाना चाहिए। शायद हमें कल भी 300 से 400 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 300 से 400 पॉइंट का डाउनसाइड कल भी शायद देखने को मिलेगा, तो वो मंदी का ट्रेड कैरी करे, और 40,334 के आसपास, 328 हो गया है अब। निफ्टी बैंक क्लियरली प्रेशर में, 365 अंकों की गिरावट पर यहाँ पर जाकर ये वीकली एक्सपायरी टिकती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी पर दबाव 17,313 पर, तो डे लो के आसपास ही यहाँ पर हम देख रहे हैं मामला जाकर सेटल हो रहा है। निफ्टी IT में भी आज हमने देखा 380 अंकों तक का नुकसान ही देखने को मिला है। ना ऑटो चला, ना मेटल चला, ना IT चला तो पावर एरिया, पावर स्टॉक्स में हमने देखा कुछ तेजी बनती दिखाई दी। कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अदानी ग्रुप की कंपनियों को एक बार फटाफट से दिखा देते हैं, पोर्ट एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, क्योंकि वहां पर वो ब्लॉक डील के चलते हमने देखा है अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। कल और आज में हमने देखा है डिसेंट गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, साथ ही साथ आप रेडार पर रखिएगा भेल और RVNL, तीनों स्टॉक्स आज सुबह से ही तेजी में है। वो 200 वंदे भारत ट्रेन की जो ऑर्डर्स आए हैं वो L1 L2 बिडर्स हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी कमाई इन कंपनियों की होगी, रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत मजबूत है। साथ ही आप रेडार पर रखिएगा मैक्रोटेक डेवलपर्स, जहाँ पर आज 17% का मूव देखने को मिला, फाइनल क्लोज 20% के अपर सर्किट पर, 1201 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है FY26 और 31 के बीच, तो वो फिलहाल स्टॉक में फ्लेवर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर तेजी, लेकिन बैंकों में आज हमने देखा है जो मार पड़ी है वो लार्जली HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के चलते देखने को मिली। HDFC बैंक इनफैक्ट नियरली 1% फिसला है, 1583 पर आकर टिकता हुआ, और एक्सिस में भी 2.5% तक का दबाव देखने को मिला है। तो ये फिलहाल वो कुछ कमजोर कड़ियां नहीं है। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा, कल आपको याद होगा स्क्रीन पूरी की पूरी हरी हो गई थी, लेकिन आज फिर से लाल छाया हुआ है। मारुति, एक्सिस, TCS, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, इन्फोसिस, तो टेक्नोलॉजी के दिग्गज काउंटर्स में काफी प्रेशर देखने को मिला। और ऑफ कोर्स बैंकों की हम बात कर ही रहे हैं, जहां पर कोटक भी कमजोर, HDFC बैंक भी कमजोर, आपका एक्सिस, ICICI सब में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों काउंटर्स में अच्छा इजाफा। कोल इंडिया थोड़ा सा आज चमका है। BPCL में कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले। पावर ग्रिड, पावर कंपनियों की जो हम बात कर रहे थे, तो ये फिलहाल सिर्फ देखिए 2 लाइनों में सिमट कर रह गई है आज की तेजी इंडेक्स की, और बाकी फिर बाजार पर दबाव और लाली छाई हुई है। 17,320 तक के लेवल्स आज क्लोजिंग पर इस मार्च सीरीज की पहली एक्सपायरी में देखने को मिले। चलिए सीधा सौदा में कौन कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए थे और फिर आपने किस तरह के रिटर्न्स देखे हैं।
आशीष का पोर्टफोलियो पहले आरवीएनएल, क्रेडिट एक्सिस, केएनआर, हर्क्यूलिस, हॉयसे सब तेजी वाले ट्रेड से आरवीएनएल टॉप परफॉर्मर रहा है इधर। साथ ही साथ नीरज ने भी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स लेकिन मंदी के ट्रेड्स पकड़े। एक्सिस सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दिया है। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एमसीएक्स में भी हमने देखा आज दबाव ही देखने को मिला। तो ये रही आपकी एक्सपायरी। क्लियरली हमने देखा है मुनाफा वसूली का ही आलम 17,321 पर निफ्टी 129 पॉइंट नीचे और 4389 पर निफ्टी बैंक जाकर टिका। चलिए साहब, क्लोजिंग भी हो गई, ना सुबह का पता ना शाम का ठिकाना। आजकल बाजार का कुछ यही है, अगर आप देखें जो तरीका है, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। खैर, अब कल का मिजाज क्या होगा? कल नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट शुक्रवार, आज रात वॉल स्ट्रीट तय करेगी कल सुबह का मूड है। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में, हर्षता मेरी, नीरज जी की और आशीष की CNBC आवाज़ पर पूरे पैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।